हेलो। ठीक। हाँ जी, राम राम साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेवाड़ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे 4 से आपके 4 जनवरी से लगाकर 10 जनवरी के बीच के जितने भी करंट अफेयर के सवाल बनते हैं, जितने भी करंट अफेयर की थ्योरी बनती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को, जो साप्ताहिक रिवीजन की क्लास है, इस क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे और आपसे 4 से लगाकर 10 जनवरी के बीच में जितना भी आपका सूझे सार का करंट अफेयर होता है, इसके अलावा भी बाकी की जो पत्रिकाएं होती है, आपकी DIPR होगा, वहां से जो भी आपकी सूचनाएं निकल कर आती है आपकी 4 से 6 जनवरी की, उसको हम इसमें इस क्लास में क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो क्लास को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दीजिए कि मेरे को आवाज आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहली सुर्खी कौन सी आती है? क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए आप। पहली सुर्खी आती है अलवर टाइगर मैराथन। अलवर टाइगर मैराथन, इसका आयोजन कब किया जाएगा, कहां पर किया जाएगा? अलवर नाम आ रहा है तो सिटी पैलेस अलवर में, सिटी पैलेस अलवर में 8 फरवरी को सिटी पैलेस अलवर में अलवर टाइगर मैराथन का आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा सर? अलवर टाइगर मैराथन का आयोजन किया जाएगा 8 फरवरी को सिटी पैलेस अलवर में अलवर टाइगर मैराथन का आयोजन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि पर्यावरणीय, जितनी भी पर्यावरणीय स्थितियां बन रही है, आपकी जलवायु परिवर्तन, आपके पर्यावरणीय स्थितियां बन रही है, पर्यावरण और अनुकूल जितनी स्थितियां बन रही है, इसके अलावा जो भी आपके पर्यटन से संबंधित जो भी स्थितियां बनती है, आपके पर्यटन से संबंधित आपकी जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो स्थितियां बन रही है, उसके मद्देनजर देखते हुए अलवर टाइगर मैराथन का आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? 8 फरवरी को सिटी पैलेस अलवर में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए वो याद रखना। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपके, कौन बने हैं सर? रणदीप हुड्डा। ठीक है, तो श्री रणदीप जी हुड्डा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका ब्रांड एम्बेसडर सर? अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है, तो यहाँ पर आपके अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए जो आपकी अलवर टाइगर मैराथन है, इसको अलवर टाइगर जो आपकी मैराथन है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभारने के लिए श्री रणदीप जी हुड्डा जो आपके क्या है, फिल्म अभिनेता है, जो आपके एक्टर है, इनको क्या बनाया गया यहाँ पर? इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्या नाम है सर? रणदीप हुड्डा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर 2 MOU हुए। 2 MOU किस किस के बीच में? अलवर में खेल और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार प्लस आपके अलवर टाइगर मैराथन के आयोजक आपके वी शक्ति ट्रस्ट के बीच राज्य सरकार के, आपका पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकार, ठीक है। तो अलवर टाइगर मैराथन का इसका आयोजन कब किया जाएगा? अलवर टाइगर, राम राम सर जी, राम राम। अलवर टाइगर मैराथन का आयोजन होगा आपके 8 फरवरी को होगा। कहां पर होगा? सिटी पैलेस अलवर में अलवर टाइगर मैराथन का आयोजन होगा। इसके ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए आपके रणदीप हुड्डा जो आपके फिल्म अभिनेता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके 2 MOU हुए, MOU किस किस के बीच में हुआ सर? MOU हुआ है आपके, एक तो आपके राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग और अलवर के जो टाइगर मैराथन के आयोजक है वी शक्ति ट्रस्ट के बीच में। वी शक्ति ट्रस्ट प्लस आपके जो राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग, इसके मध्य एक MOU हुआ है। दूसरा MOU किसके बीच में हुआ है सर? दूसरा MOU हुआ है आपके सिनर्जी स्टील और गौरी देवी कन्या महाविद्यालय को के लिए हुआ है। तो किस किस के बीच में हुआ है? सिनर्जी स्टील और आपके गौरी देवी कन्या महाविद्यालय के बीच में। दूसरा किसके बीच में हुआ है? सिनर्जी स्टील और आपके गौरी देवी कन्या महाविद्यालय के बीच में हुआ है। ये किसके लिए हुआ है? ये हुआ है आपके इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है सर? इंडोर बैडमिंटन
इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम के इंडोर बैडमिंटन कोर्ट और अकेडमी के लिए आपके गौरी देवी कन्या महाविद्यालय इसके तथा आपके सिनर्जी स्टील के बीच में क्या हुआ है, सिनर्जी स्टील और गौरी देवी कन्या महाविद्यालय, इसके बीच में एक एमओयू हुआ है। दूसरा एमओयू हुआ है आपके पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार और आपके वी शक्ति ट्रस्ट के बीच में। कितना हुआ सर, 2 एमओयू हुए, एक तो आपके गौरी देवी कन्या महाविद्यालय, एक तो आपके गौरी देवी कन्या महाविद्यालय के बीच में हुआ है, एक तो देवी कन्या महाविद्यालय प्लस आपका महाविद्यालय प्लस आपके सिनर्जी स्टील के बीच में। सिनर्जी स्टील किसके बीच में सर, सिनर्जी स्टील और गौरी देवी कन्या महाविद्यालय के बीच में एक एमओयू है। दूसरा एमओयू किसके बीच में, दूसरा एमओयू आपके पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार प्लस आपके किसके बीच में है, वी शक्ति ट्रस्ट के बीच में हुआ है। 2 एमओयू याद रखने, वी शक्ति ट्रस्ट, इनके बीच में कौन से हुए हैं, 2 एमओयू है। एक तो आपके पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार के बीच में हुआ है, पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार प्लस वी शक्ति ट्रस्ट के बीच में, और दूसरा हुआ है सिनर्जी स्टील और आपके गौरी देवी कन्या महाविद्यालय में क्या बनाया जाएगा, इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम और आपके कोर्ट बनाया जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इंडोर बैडमिंटन कोर्ट और आपके अकेडमी बनाई जाएगी। और ये आपके अलवर जो टाइगर मैराथन है, ये इसका आयोजन कब किया जाएगा, अलवर टाइगर मैराथन का आयोजन होगा आपके 8 फरवरी को होगा। 8 फरवरी को सिटी पैलेस अलवर में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए सर, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने आपके रणदीप हुड्डा। कौन बनाए सर, रणदीप जो हुड्डा है आपकी फिल्म अभिनेता है रणदीप हुड्डा, इनको इसका क्या बनाया गया, इनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी पहली सूची होती है। दूसरी पे चलते हैं हम, तो यहाँ पर ध्यान रखना 2 एमओयू हुए हैं और अलवर टाइगर मैराथन का आयोजन कब होगा और कहाँ पर होगा, और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला आता है कि आपका सहकार से समृद्धि संकल्पना पर 2 दिवसीय आपका कॉन्क्लेव आयोजित हुआ है। सहकार से समृद्धि संकल्पना पर 2 दिवसीय जो आपकी कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये कॉन्फ्रेंस कहां पर होती है सर, ये कॉन्फ्रेंस होगी आपकी उदयपुर में। कहां पर होगी, उदयपुर की अरावली होटल अरावली के उदयपुर में होगी। कब होगी सर, ये आयोजित हुई थी आपके 8 से 9 जनवरी 2026 को। 8 से 9 जनवरी को उदयपुर के होटल अरावली में आपकी सहकार से समृद्धि जो आपकी संकल्प योजना है, संकल्प जो कॉन्फ्रेंस होती है वो आयोजित होती है। किसके द्वारा आयोजित की गई थी, तो ये आयोजित की गई थी आपके सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा आयोजित की गई थी ये, तो ये आयोजित होती है आपके सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। राज्य और केंद्र शासित आपके जितने भी राज्य है, आपके 28 राज्य और आपके जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। 8 जनवरी को इसका कब होता है, 8 जनवरी को इसका उद्घाटन होता है उदयपुर के होटल अरावली में। इसका 8 जनवरी को इसका उद्घाटन होता है और ये कब से कब तक चलेगी, 8 से 9 जनवरी को ये इसका आयोजन हुआ है। किसका, 8 से 9 जनवरी को इसका आयोजन होता है, ठीक है। तो इसमें एक आपके गुजरात के बनासकांठा मॉडल का आपका क्या किया जाता है, उसका प्रदर्शन किया जाता है कि गुजरात का जो आपका बनासकांठा मॉडल है, बनासकांठा या इस मॉडल को यहाँ पर सहकारिता विभाग के जो सचिव होते हैं, मुख्य सचिव, इनके द्वारा इसको प्रेजेंटेशन दिया जाता है। कहा जाता है कि जो आपके बनासकांठा जिला है ये मरुस्थलीय जिला होने के बावजूद भी, बनासकांठा जो गुजरात का जिला है ये मरुस्थलीय क्षेत्र होने के बावजूद भी इसने वृक्षारोपण और डेयरी सेक्टर को में उल्लेखनीय कार्य किया है। वृक्षारोपण और आपके डेयरी सेक्टर में बनासकांठा जिले जो गुजरात का जिला है, बनासकांठा जिला, इसने वृक्षारोपण और डेयरी सेक्टर में जो सहकारिता के क्षेत्र में आता है वहां पर उल्लेखनीय कार्य किया है, ठीक है। तो याद रखना कौन सा, बनासकांठा जिला। सहकार से समृद्धि जो आपकी संकल्पना होती है, जो जोनल कॉन्फ्रेंस होती है, रिव्यू जोनल कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन कब होता है, इसका आयोजन होता है 8 से 9 जनवरी को। कहां पर होता है सर, होटल अरावली में इसका आयोजन किया जाता है। सहकारिता सेक्टर में क्षमता वर्धन और प्रशिक्षण और प्राथमिकता दी जा रही है, ठीक है। सहकारिता सेक्टर को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी बढ़ावा देने के क्रम में इन्होंने क्या किया है, आपके त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की, इसी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की है, ठीक है। तो सहकारिता के क्षेत्र में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, तो सहकारिता के क्षेत्र में आपके त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना होती है सहकारिता में बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पर कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं, तो सहकारिता क्षेत्र के यहाँ पर 12 सत्र आयोजित किया जाता है। सहकारिता के क्षेत्र में यहाँ पर 12 सत्र आयोजित किया जाते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर जो आपके डेलीगेट्स होते हैं, डेलीगेट्स के द्वारा, और इसके अलावा यहाँ पर कहा जाता है कि अन्न भंडारण योजना है, जो अन्न भंडारण की जो योजना है, यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो सितंबर 2026 तक अन्न भंडारण की क्षमता कितनी हो जाएगी, सितंबर 2026 तक अन्न भंडारण की जो क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी आपके 5 लाख मीट्रिक टन। कितनी हो जाएगी सर, 5 लाख मीट्रिक टन जो आपके सहकारिता जो अन्न भंडारण की क्षमता हो जाएगी। इसके अलावा सितंबर 2027 तक ये जो क्षमता, इस क्षमता को बढ़ाकर 10 गुना कर दिया जाएगा। कितनी हो जाएगी सर, 50 लाख मीट्रिक टन, 5 लाख से 10 गुना बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी, एक साल में 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख तक कर दी जाएगी, मतलब कि 10 गुना कर दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद जितने भी आपके डेलीगेट्स आए थे, जितने भी आपके सहकारिता सचिव जो आए थे, मुख्य सचिव आए थे, वो किस किस सहकारिता समिति का मतलब किन किन जिलों की सहकारिता समितियों का अध्ययन करते हैं, यहाँ पर वहाँ पर भ्रमण करते हैं। तो वो याद रखना, 2 जिले याद रखना आपके, उदयपुर में तो आपके सहकारिता कॉन्फ्रेंस होती है, इसके अलावा उदयपुर के पास का जिला है आपका राजसमंद। ठीक है, तो उदयपुर और राजसमंद जिले में ये डेलीगेट्स कहाँ पर जाते हैं, सहकारिता समितियों का परीक्षण करने के लिए आपके उदयपुर और जो डेलीगेट्स कहाँ पर जाते हैं, उदयपुर और राजसमंद में जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं सर, उदयपुर और राजसमंद में जाते हैं। तो याद रखना, क्या याद रखना सर, तो याद रखना एक तो आपके उदयपुर और राजसमंद याद रखना, फिर क्या याद रखना है, वहाँ पर कब होगा, 8 से 9 जनवरी को इसका आयोजन होता है। कहाँ पर होता है सर, इसका आयोजन होता है आपके 8 से 9 जनवरी को, होटल आपके अरावली में होता है, उदयपुर में होता है। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्या है, आपके सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया जाता है, तो सहकारिता मंत्रालय का गठन किया जाता है, कब किया जाता है, 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया जाता है। 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया जाता है। मंत्रालय द्वारा 100 से अधिक जो पहलू के माध्यम से सहकारी सेक्टर को सशक्त बनाया जा रहा है, सहकारी सेक्टर को क्या बनाया जा रहा है, सशक्त बनाया जा रहा है। 2047 में जो आपके विकसित भारत अभियान को लेकर चल रहे हैं, वहां पर जो आपके सहकारिता की क्षेत्र में जीडीपी का योगदान कितना होगा, जीडीपी में सहकारिता क्षेत्र का योगदान 3 गुना करने का लक्ष्य है 2047 तक। तो वर्ष 2047 तक सहकारिता के क्षेत्र में जो जीडीपी कितने गुना करने का लक्ष्य है, तो वो 3 गुना करने का लक्ष्य है। ठीक है, सहकारिता आपके मंत्रालय का गठन कब होता है, सहकारिता मंत्रालय गठन होता है आपके 6 जुलाई 2021 को। डेलीगेट्स कहाँ पर जाते हैं, डेलीगेट्स जाते हैं आपके उदयपुर और राजसमंद जिले में जाते हैं। कब से कब तक सहकारिता जो आपके सहकार समृद्धि योजना जो आपके कॉन्फ्रेंस होती है, ये आयोजित होती है, तो ये आयोजित होती है आपके 8 से 9 जनवरी को आपके उदयपुर के होटल आमेर में, इसका होटल अरावली में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, राजस्थान डिजीफेस्ट हेल्थ रिसर्च एवं एआई कार्यालय एआई कार्यान्वयन रणनीति विषय पर चर्चा की जाती है। तो एआई में मतलब जो आपके हॉस्पिटल जो क्षेत्र है, जो आपके एआई जो आपका क्षेत्र है, जो आपका हॉस्पिटल का डिजिटल हेल्थ वाला जो सेक्टर है, इस सेक्टर में क्या इस सेक्टर में आपके एआई को बढ़ावा देने के लिए, एआई के कार्यान्वयन करने के लिए, एआई को बढ़ावा देने के लिए ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर आयोजित की जाती है सर, ये आयोजित की जाती है आपके जयपुर में आयोजित की जाती है। किसके द्वारा, IIHMR स्टार्टअप्स हैं, जयपुर का IIHMR स्टार्टअप्स के द्वारा इस प्रकार की जो रणनीति होती है, इस प्रकार की जो रणनीति विषय पर कार्यशाला आयोजित की जाती है। ठीक है, तो आपके किस पर, डिजिटल जो हेल्थ है, इस पर जो एआई का क्रियान्वयन करने के लिए इस विषय पर IIHMR के द्वारा IIHMR जो आपका स्टार्टअप है, इसके द्वारा जयपुर में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है सर, तो इसका आयोजन होता है आपके 8 जनवरी 2026 को इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है, जयपुर में किया जाता है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कौन करते हैं, इस कॉन्फ्रेंस की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो आपके राजस्थान सरकार के निदेशक है डॉक्टर अमित यादव। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो आपके राजस्थान सरकार के जो निदेशक है डॉक्टर अमित यादव के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो आपके NHM है, इसके राजस्थान के मिशन के निदेशक है आपके डॉक्टर अमित यादव के द्वारा क्या किया जाता है, इसका उद्घाटन किया जाता है। ठीक है, अध्यक्षता की जाती है IIHMR स्टार्टअप जयपुर में के द्वारा गुरुवार को राजस्थान में ये आयोजित होता है। यही पूरा लिख रखा है नीचे। तो क्या बेसिकली क्या है, तो ये आपका जो IIHMR स्टार्टअप है, इसके द्वारा हेल्थ के सेक्टर में स्टार्टअप में हेल्थ के सेक्टर में एआई कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में इसका आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है, तो 8 जनवरी 2026 को इसका आयोजन किया जाता है। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अगला कौन सा आता है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह सड़क सुरक्षा जो माह 2026 है, इसका आयोजन कब किया जाता है सर, इसका आयोजन किया जाता है आपके 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 को इसका आयोजन किया जाता है। मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और कब तक चलेगा, ये आपके 31 जनवरी 2026 तक चलेगा। ठीक है, इसके आयोजनकर्ता कौन है, तो राजस्थान सरकार का आपका परिवहन और सड़क मंत्रालय सड़क विभाग है, परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो इसका आयोजन आपके परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कब से कब तक चलेगा, तो ये चलेगा आपके 1 जनवरी से लगाकर 31 जनवरी 2026 तक। थीम क्या है, तो थीम याद रखना, थीम है इसकी सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से
टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। ठीक है, तो सीख से सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से परिवर्तन इसकी थीम है। तो सड़क सुरक्षा जो महाअभियान चल रहा है इसकी थीम क्या है, तो सीख से सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से परिवर्तन इसकी थीम है। सभी 41 जिलों में इसकी कार्यान्वयन किया जा रहा है। सभी जो राजस्थान के 41 जिले हैं वहां पर इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है कि इसी माह में 1 से 31 जनवरी के दौरान लगभग 2 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाना है। ठीक है, लगभग 2 करोड़ नागरिकों तक इसकी पहुंच बनाना है। मतलब 2 करोड़ जो आपके लोग हैं, नागरिक हैं, उनको इस अभियान के बारे में बताना इसका मुख्य लक्ष्य है। और ये सारी जो गतिविधियां होगी प्रत्येक जिले में वो किस पर अपलोड होगी, वो होगी आपके माय भारत पोर्टल पर। वो सारी जो गतिविधियां होगी वो क्या होगी, अपलोड होगी। तो माय भारत पोर्टल पर जो आपके सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जो माह चल रहा है इसकी सारी गतिविधियां क्या होगी, इसकी सारी गतिविधियां वहां पर अपलोड होगी। ठीक है, अब जो आपका सेना दिवस, जो आपका 78वां सेना दिवस है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की जो पूरी क्लास है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आपका 78वां सेना दिवस है। ठीक है, तो 78वें सेना दिवस की शुरुआत कब कैसे होती है, तो 78वें सेना दिवस की शुरुआत होती है आपके 15 जनवरी 1949 को। 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा, जो के.एम. करियप्पा आपके प्रथम सेनाध्यक्ष से क्या लेते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसकी शपथ लेते हैं। के.एम. करियप्पा 15 जनवरी 1949 को प्रथम सेनाध्यक्ष के पदभार ग्रहण करते हैं। इसी के याद में आपका ये सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो सेना दिवस जो 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा जो आपके भारत के पहले सेनाध्यक्ष थे वो शपथ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब ये सेना अध्यक्ष है वो छावनी के बाहर मनाया जा रहा है, और ऐसा पहली बार हो रहा है जब सेना दिवस है वो राजस्थान में मनाया जा रहा है। 2 है, तो पहली बार हो रहा है जब जयपुर में सेना दिवस का आयोजन किया जा रहा है, मतलब राजस्थान में सेना दिवस का आयोजन किया जा रहा है, ये भी पहली बार हो रहा है। दूसरा, छावनी के बाहर भी इसका आयोजन किया जा रहा है। छावनी क्षेत्र के बाहर जो पहले जो आयोजन होता था 2022 तक, वो क्या 2025 तक वो कहाँ पर होता था, वो आपके छावनी के अंदर ही होता था। ठीक है, तो वहां पर जो आम जो नागरिक होते थे उनको देखने की परमिशन नहीं थी। तो पहली बार 2026 में इसका सेना दिवस का आयोजन आपके आम नागरिकों के लिए हो रहा है। तो छावनी क्षेत्र के बाहर जो है, छावनी क्षेत्र के बाहर पहली बार जो आपके सेना दिवस का आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो छावनी क्षेत्र के बाहर पहली बार सेना दिवस का आयोजन हो रहा है, ये भी ध्यान रखना। 2022 तक जो सेना दिवस जो था, 2022 तक सेना दिवस सारे कहां पर होते, नई दिल्ली की जो छावनी है वहीं पर आयोजित किया जाते थे। 2023 में जो आपके पहली बार इसका आयोजन बेंगलुरु में होता है, लेकिन बेंगलुरु में भी कहां पर होता है, छावनी में होता है। 2024 में इसका आयोजन लखनऊ में होता है, लखनऊ में भी छावनी में होता है। 2025 में इसका आयोजन कहां पर होता है, पुणे में होता है, पुणे में भी छावनी में होता है। लेकिन 2026 में जब इसका आयोजन हो रहा है, 2026 में जब इसका आयोजन हो रहा है वो छावनी के बाहर हो रहा है। कहां पर हो रहा है, जयपुर में हो रहा है। जबकि राजस्थान में छावनी कहां है, जबकि राजस्थान में छावनी आपके नसीराबाद में, जबकि इसका आयोजन कहां पर हो रहा है, महल रोड जयपुर में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो जयपुर में आम नागरिकों के लिए खुला है, आप जाकर वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कब से कब तक, 2022 तक तो आपके नई दिल्ली में हो रहा था। 2023 में कहां पर होता है, बेंगलुरु में होता है। 2024 में कहां पर होता है, लखनऊ में होता है। 2025 में आपके पुणे में होता है, और 2026 में कहां पर हो रहा है, 2026 में हो रहा है आपका 78वां सेना दिवस। कहां पर हो रहा है, जिसका आयोजन कहां पर हो रहा है, इसका आयोजन आपके जयपुर में हो रहा है। ठीक है सर, अगले चलते हैं, जो जयपुर में इसका आयोजन हो रहा है वहां पर कब कब क्या हो रहा है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो नो योर आर्मी जो प्रदर्शनी है, इसका आयोजन कब से कब तक हो रहा है, नो योर आर्मी जो प्रदर्शनी, अपनी आर्मी को जाने या अपनी सेना को जाने, इसका प्रदर्शन कब से कब तक हो रहा है, 8 से 12 जनवरी 2026 तक। 8 से 12 जनवरी 2026 को नो योर आर्मी प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। ठीक है, कहां पर हो रहा है सर, भवानी निकेतन कॉलेज जयपुर में, भवानी निकेतन कॉलेज जयपुर में नो योर सेना दिवस 8 से 12 जनवरी, ये भी ध्यान रखना। फिर आता है सेना दिवस की जो परेड रिहर्सल हो रही है, परेड रिहर्सल, इसका आयोजन कब से कब तक हो रहा है, तो परेड रिहर्सल की बात करें तो वो हो रही है आपके 9, 11 और 13 जनवरी 2026 को महल रोड जयपुर में। 9, 11 और 13 जनवरी, एक दिन छोड़कर 9 जनवरी, 11 जनवरी और 13 जनवरी को परेड रिहर्सल होती है। ये कहां पर होती है, इसका आयोजन होता है आपके महल रोड जयपुर में। सूर्य संध्या ये कब होती है, एक तो होती है आपके 10 जनवरी को हो गई, और आपकी दूसरी जो सूर्य संध्या होगी वो कब होगी, दूसरी जो सूर्य संध्या होगी आपके 15 जनवरी को होगी। कहां पर हो रही है सर, ये आपके एसएमएस स्टेडियम जयपुर में हो रही है। कहां पर हो रही है सर, ये हो रही है आपके एसएमएस स्टेडियम जयपुर में हो रही है। इसके अलावा जो सेना दिवस परेड है, सेना दिवस परेड का आयोजन कहां पर हो रहा है, कहां पर होगा, तो 15 जनवरी को सेना दिवस जो मुख्य परेड होगी वो कहां पर होगी, महल रोड जयपुर में। 15 जनवरी को महल रोड जयपुर में मुख्य जो परेड होगी उसका आयोजन किया जाएगा। तो नो योर आर्मी प्रदर्शनी 8 से 12 जनवरी को कहां पर सर, आपके कौन सी, भवानी निकेतन कॉलेज में होगा। फिर आपके सेना दिवस की जो आपके परेड रिहर्सल होगी, परेड रिहर्सल कहां पर होगी सर, तो परेड रिहर्सल होगी 9, 11 और 13 जनवरी को कहां पर होगी, ये महल रोड जयपुर में ही होगी। फिर सूर्य संध्या का आयोजन आपके, एक तो आपके 10 जनवरी को किया गया था, और दूसरा जो आपके सूर्य संध्या का आयोजन आपके
15 जनवरी को किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा आपके एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। फिर आपके मुख्य सेना दिवस की परेड होगी, ये कब होगी? तो ये होगी 15 जनवरी को होगी, और कहाँ पर होगी? महल रोड जयपुर में होगी, ठीक है। इसके अलावा जो आपके नो योर आर्मी प्रदर्शनी के इसका उद्घाटन करते हैं, तो नो योर आर्मी प्रदर्शनी का उद्घाटन 8 जनवरी को कौन करते हैं? 8 जनवरी को नो योर आर्मी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हैं आपके मुख्यमंत्री साहब के द्वारा, ठीक है। तो नो योर आर्मी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाता है मुख्यमंत्री साहब के द्वारा श्री भवानी निकेतन जो कॉलेज है, भवानी निकेतन कॉलेज में, जहां पर आपके 8 से 12 जनवरी को आर्मी प्रदर्शनी लगाई जा रही है, आपकी नो योर आर्मी प्रदर्शनी लगाई जा रही है, उसका उद्घाटन करते हैं आपके मुख्यमंत्री साहब भजन लाल जी शर्मा, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि नो योर आर्मी प्रदर्शनी का उद्घाटन कौन करते हैं? तो नो योर आर्मी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हैं आपके मुख्यमंत्री साहब, ठीक है। तो सेना दिवस पहली बार आपकी पढ़ लिया हमने कि पहली बार इसका आयोजन जयपुर में हो रहा है। तो नो योर आर्मी प्रदर्शनी में पहली बार किसका प्रदर्शनी की जाती है? तो पहली बार में जो प्रदर्शनी की जाती है वो आपके ऑपरेशन सिंदूर की प्रदर्शनी की जाती है, जो मई 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था भारत सरकार के द्वारा या भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, उसकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो ऑपरेशन चला था, उस ऑपरेशन का क्या नाम था? तो उस ऑपरेशन का नाम था बुनियाल उल मरसूस, ठीक है। तो बुनियाल उल मरसूस जो आपके पाकिस्तान सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर की विपरीत चलाया गया था आपके पाकिस्तान सरकार के द्वारा या पाकिस्तानी सेना के द्वारा, उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपके बुनियाल उल मरसूस, ठीक है। तो ये आपके DIPR में साफ साफ मेंशन दिया हुआ है। तो DIPR में जो साफ साफ मेंशन दिया हुआ है कि जो बुनियाल उल मरसूस जो आपका पाकिस्तान सरकार के द्वारा चलाया गया था या पाकिस्तानी सेना के द्वारा चलाया गया था, उसमें एक ड्रोन था, उस ड्रोन का नाम था YIA थर्ड ड्रोन, ठीक है। YIHA थर्ड ड्रोन था उसका नाम। तो ड्रोन का नाम क्या था सर? ड्रोन का नाम था YIHA थर्ड ड्रोन था। इस ड्रोन को भारतीय सेना ने क्या किया था? इस ड्रोन को भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक मार गिराया था। तो ये आपका ड्रोन है आपका YIA थर्ड ड्रोन, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो YIA थर्ड जो ड्रोन है आपका YIHI थर्ड ड्रोन है, इसका निर्माण किया जाता है पाकिस्तान प्लस आपकी तुर्की, पाकिस्तान और तुर्की आर्मी जो के द्वारा, पाकिस्तान और तुर्की के द्वारा इसका मतलब इसका निर्माण किया जाता है। तो YIA थर्ड ड्रोन का किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो YIA थर्ड ड्रोन जो आपके पाकिस्तान और तुर्की की मिलकर विकसित किया था। पाकिस्तान की तो बाइकर जो थी और नास्टेप जो आपकी कहाँ की थी? तुर्की की, ठीक है। तो बाइकर और आपके नास्टेप या पाकिस्तान और तुर्की के द्वारा YIA थर्ड जो आपका ड्रोन था, इसका आयोजन, इसका जो विकास किया गया था, ठीक है। तो ये आपके 200 किलोमीटर की रेंज में इसकी मारक क्षमता कितनी है? जो YIA थर्ड जो आपका ड्रोन है YIHA जो थर्ड ड्रोन है, इसकी क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता है आपकी 200 किलोमीटर, ठीक है। तो 200 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता थी। और आपके ऑपरेशन जो आपका पाकिस्तान का ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन के द्वारा आपकी YIHA थर्ड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इसकी मारक क्षमता कितनी थी? 200 किलोमीटर थी। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था आपके पाकिस्तान और तुर्की के द्वारा। इसके अलावा इसके द्वारा बाइकर और आपके नेस्टेप जो कंपनियां थी, इसके द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। तो प्रलय ड्रोन जो है, प्रलय ड्रोन ये आपका स्वदेशी ड्रोन है। प्रलय ड्रोन क्या है सर? प्रलय ड्रोन आपका स्वदेशी ड्रोन है जो 4 किलोमीटर की दूरी तक सटीक प्रहार कर सकता है। 4 किलोमीटर की दूरी तक सटीक प्रहार कर सकता है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रलय ड्रोन का इसको विकास किया गया था आपके DRDO के द्वारा। DRDO के द्वारा प्रलय ड्रोन का विकास किया गया था। प्रदर्शनी में ये भी लगाया गया था, जो आपकी प्रदर्शनी हुई थी आपके, उसमें ये लगाया गया था, ठीक है। तो 2 किलोग्राम की क्षमता है इसकी, कि 2 किलोग्राम का जो बारूद है, इसको पेलोड है, इसको ये ले जा सकता है। कितनी दूरी तक ले जा सकता है? 30 से 40 मीटर तक ये आपके हवा में उड़ सकता है। कितनी दूरी तक? दूरी है आपकी 4 किलोमीटर है। दूरी कितनी है सर? दूरी इसकी 4 किलोमीटर है। अधिकतम 300 मीटर की ऊंचाई से ये सटीक निशाना लगा सकता है। तो जो आपका प्रलय ड्रोन है, प्रलय ड्रोन जो इस प्रकार का ड्रोन है, ये आपका क्या है? ये आपका प्रलय ड्रोन है, ठीक है। ये आपके प्रदर्शनी में लगाया गया था। प्रलय ड्रोन है, इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता आपकी ये है कि ये 2 किलोग्राम का भार ले जा सकता है। फिर ये 4 किलोमीटर तक जा सकता है। 300 आपके मीटर की ऊंचाई से ये सटीक निशाना लगा सकता है प्रलय ड्रोन। और ये आपका स्वदेशी है, उन्नत तकनीक पर आधारित है और स्वदेशी है। यही ध्यान रखना, भारतीय सेना के द्वारा ही बनाए, आपके DRDO के द्वारा बनाए गए हैं, स्वदेशी है। और आपके 30 से 40 मीटर के आपके मिनट तक ये हवा में रह सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या है आपका? ये है आपका सशस्त्र ड्रोन है आपका प्रलय, ध्यान रखना, सशस्त्र ड्रोन है आपका प्रलय, इसको बारे में ध्यान रखना। इससे पहले YIHA थर्ड किसका है? YIHA थर्ड आपका पाकिस्तान का है, जो आपके ऑपरेशन सिंदूर के विपरीत में लाया गया था। इसके अलावा जो आपके पहली बार जो आपका भैरव बटालियन है, भैरव बटालियन जो आपका पहली बार इसमें टुकड़ी में शामिल हुई है, ठीक। तो भैरव बटालियन जो टुकड़ी है, इसका जो
विकास भी इसका गठन कब किया जाता है? तो जनवरी 2026 में। अभी जो आपके जनवरी में ही इसका क्या किया जाता है? जनवरी 2026 में ही इसका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। भैरव बटालियन क्या है? तो भैरव बटालियन आपकी एंटी ड्रोन जो आपकी है, ठीक है। तो ये आपके नई स्पेशल फोर्स है जो आपके ड्रोन आधारित ऑपरेशंस के लिए तैयार की गई है। तो ड्रोन आधारित जो आपके फोर्स के लिए, ड्रोन आधारित जो ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए तैयार की गई है। कौन सी आपकी? तो भैरव बटालियन। भैरव बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भैरव बटालियन का जो हेडक्वार्टर है वो आपके नसीराबाद में। कहाँ पर है सर? भैरव बटालियन का जो मुख्यालय है वो आपके नसीराबाद में। कहाँ पर है सर? नसीराबाद में भैरव बटालियन का मुख्यालय है। और इसका गठन कब किया जाता है? इसका गठन आपके जनवरी 2026 में ही इसका गठन किया जाता है। क्या है सर? तो ये आपके ड्रोन जो आधारित ऑपरेशंस होते हैं उसको नष्ट नाबूद करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए तो आपके स्पेशल ड्रोन फोर्स है, ड्रोन आधारित फोर्स है। ध्यान रखना, ड्रोन आधारित जो ऑपरेशंस होते हैं उससे निपटने के लिए ये तैयार की गई है। इसको अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर शामिल है। जितने भी आपके 1 लाख से भी अधिक यहाँ पर प्रशिक्षित ड्रोन है, जो आपके प्रशिक्षित ड्रोन है 1 लाख से भी अधिक, वो इस आर्मी में शामिल किए गए हैं। ये यूनिट हाइब्रिड और आपके मल्टी डोमेन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। तो ये आपकी कौन सी बटालियन है सर? भैरव बटालियन है। इसका हेडक्वार्टर आपके नसीराबाद में है। जनवरी 2026 में इसका उद्घाटन किया जाता है। ये भी इस बार के जो आपकी सेना दिवस जो परेड हो रही है इसमें भी ये क्या हुई है? इसमें भी ये शामिल हुई है, ठीक है। तो पहली बार जो रिहर्सल हुआ था, तो इसमें पहली बार जो रिहर्सल कब हुआ था? वो आपके 10 जनवरी को हुआ था। तो 10 जनवरी को जो पहली बार आपके रिहर्सल होता है उसमें कौन सी टुकड़ी शामिल होती है? तो उसमें शामिल होती है आपकी भैरव बटालियन। भैरव बटालियन, तो ध्यान रखना। और भैरव बटालियन आपके स्पेशल फोर्स है, ड्रोन आधारित जो ऑपरेशंस के लिए तैयार की गई स्पेशल फोर्स है। ध्यान रखना ये भी, ठीक है। इसके अलावा आता है आपके, तो वहां पर आपका क्या था? यहाँ पर आपका हो गया आज 11 तारीख है और 15 तारीख जब पूरी हो जाएगी तो इसका एक स्पेशल वीडियो भी आपको मिल जाएगा। राज्य स्तरीय जो पुलिस सम्मेलन है इसका आयोजन कब होता है? राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन इसका आयोजन होता है आपके 8 जनवरी को होता है। कहां पर होता है? जयपुर में होता है। तो विकसित आपके पुलिस मुख्यालय जयपुर में होता है, ठीक है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है आपकी विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था। विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था जो आपकी है इसकी थीम है। राज्य स्तरीय जो पुलिस सम्मेलन होता है 8 जनवरी को होता है। इसकी थीम है आपकी विकसित भारत में पुलिस की व्यवस्था कैसी है। श्री शर्मा जो आपके बदरलाल जी शर्मा के द्वारा पुलिस अकादमी में विकसित भारत पुलिस व्यवस्था विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। तो ये आपकी कहां पर आती है? तो ये आपकी जो आती है आपके सूजस सार में आती है, सूजस में आती है। यहाँ पर बदरलाल जी शर्मा क्या कहते हैं? वो भी आपके डाटा आधारित। 2023 के मुकाबले अपराधों में 15% की कमी आई है। 2023 के मुकाबले, जो 2023 में जब आपकी सरकार बनती है, कौन सी? बदरलाल जी सरकार बनती है, उसके मुकाबले जो अभी 2 सालों में देखा जाए तो 2 सालों में कहते हैं कि ये 15% की अपराधों में कमी आई। अपराध में कितनी कमी आई सर? अपराध में 15% की कमी आई है। हत्या के मामले जो प्रकरण आते थे उसमें 25% की कमी आई है। इसके अलावा जो आपके लूटपाट की जो प्रकरण है वहां पर 50% की कमी आई है, ठीक है। तो अपराध में कितने परसेंट कमी आई है? अपराध में 15% कमी आई है, हत्या के मामले में 25% कमी आई है और लूट के मामले में 50% कमी आई है पिछले 2 सालों में, ठीक है। महिला अत्याचार में 10% की कमी देखी गई है पिछले 2 सालों में। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो SC/ST के विरुद्ध जो अत्याचार होते हैं वहां पर 28% की कमी देखी गई है। पिछले 2 सालों में SC/ST के विरुद्ध 28% की कमी देखी गई है। आपकी महिला अत्याचार के विरुद्ध 10% की कमी देखी गई है। लूट के मामले में 50% की कमी देखी गई है। अपराध के मामले में 15% की कमी देखी गई है और आपकी जो हत्या के मामले में 25% की कमी देखी गई है। इसी अवसर पर 2 पोर्टल लॉन्च किए गए थे। 2 पोर्टल आपके नाम याद रखने। कौन कौन से पोर्टल है सर? ई विजिटर पोर्टल का शुभारंभ। ई विजिटर जो पोर्टल है ये किसके लिए है? ई विजिटर जो पोर्टल है ये आपके राजस्थान के होटल और रिसोर्ट में इत्यादि में जो आपके आगंतुक होते हैं उनके डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए आपके कौन सा पोर्टल है? ई विजिटर पोर्टल। जो भी आपके आगंतुक आते हैं, जो भी पर्यटक आते हैं, वो आपके होटलों में ठहरते हैं, तो उनके जो आने वाले जो रिकॉर्ड रखने के लिए, उनका डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए आपके कौन सा विजिटर पोर्टल? ई विजिटर पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ये भी कब शुभारंभ किया जाता है? तो ये शुभारंभ किया जाता है आपके 8 जनवरी। कब किया जाता है सर? 8 जनवरी को इसका भी क्या किया जाता है? 8 जनवरी को इसका भी शुभारंभ किया जाता है। इसके अलावा जो E0 FIR है, जो भी आपके डिजिटल अटैक होते हैं, जो साइबर अटैक होते हैं, उनके लिए अब यह क्या किया जाता है? इनके लिए अब आपके E0 FIR का भी शुभारंभ कर दिया गया है। तो राजस्थान में साइबर वित्तीय जो आपके साइबर अपराध होते हैं उनसे रोकने के लिए E0 FIR की क्या कर दी गई है? E0 FIR की शुरुआत कर दी गई है, ठीक है।
तो ध्यान रखना। तो आपके राज्य स्तरीय जो पुलिस सम्मेलन होता है ये कब आयोजित होता है, तो ये होता है आपके 8 जनवरी को होता है। थीम क्या है, तो विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था है। इसका संबोधन किसने किया था, इसका संबोधन करते आपके मुख्यमंत्री साहब इसका संबोधन करते हैं। क्या कहते हैं कि अपराधों के मामले में 15% की कमी आई है, लूट के मामले में 50% की कमी आई है, हत्या के मामले में 25% की कमी आई है। इसके अलावा SC/ST पर आपके 28% की कमी देखी गई है और महिला अत्याचार में 10% की कमी देखी गई है। फिर 2 पोर्टल लॉन्च करते हैं, कौन कौन से, ई-विजिटर पोर्टल जो आपके विजिटर होते हैं, जो आपके पर्यटक होते हैं उनके लिए। इसके अलावा जो E0 पोर्टल है ये आपके साइबर सुरक्षा से बचने के लिए E0 पोर्टल, ठीक है। E0 आपका FIR जो पोर्टल होता है वो साइबर सुरक्षा से रिलेटेड है। अगला आता है कि 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव इसका आयोजन आपके राष्ट्रीय स्तर पर कब से, राष्ट्रीय स्तर पर तो इसका आयोजन किया जा रहा है 9 से 12 जनवरी को। 9 से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर 9 से 12 जनवरी को आपके भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन सा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ठीक है। तो राजस्थान से इसमें कितने लोग, कितने बच्चे भाग ले रहे हैं, तो कितने युवा भाग ले रहे हैं, तो ध्यान रखना। तो आपके विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए राजस्थान के 44 बच्चों का चयन हुआ है। राजस्थान के 44 यंगस्टर्स है उनका चयन हुआ है। 44 युवाओं का चयन हुआ है किसके लिए, विकसित भारत यंग लीडर्स के लिए, ठीक है। विकसित भारत यंग लीडर्स जो डायलॉग हो रहा है उसके लिए राजस्थान के 44 बच्चों का चयन हुआ है। इसके अलावा देखें तो आपके 29 जो युवा है, 29 जो यंगस्टर्स है, इनका आपके सामूहिक गान हो गया, भाषण हो गया, मंच संचालन हो गया, इसके लिए कहानी, गायन, लेखन, पेंटिंग, इसके लिए क्या हुआ, 29 बच्चों का चयन हुआ। इसके अलावा जो 2 बच्चे हैं, 2 युवाओं को बैंक फॉर सोशल कोज इवेंट के लिए चुना गया। बैंक फॉर सोशल कोज इवेंट के लिए कितने को चुना गया है, 2 को चुना गया है। इसके अलावा यंग लीडर्स के लिए आपके 44 बच्चे गए हैं और आपके 29 युवा किसके लिए गए, 29 युवा आपके सामूहिक लोक नृत्य इनके लिए गए हैं, ठीक है। तो लोक नृत्य गायन हो गया, इनके लिए आपके 29 गए हैं। 29वां जो आपका कौन सा, 29वां आपका कौन सा, 29वां आपके राष्ट्रीय युवा महोत्सव है। तो ध्यान रख लेना 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। 29 बच्चे आपके किसमें गए थे, आपके लेखन वगैरह में गए थे। इसके अलावा जो 44 युवा आपके विकसित भारत यंग लीडर्स जो डायलॉग होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए। यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब ने 2 बच्चों का जो पिछले साल यंग लीडर्स डायलॉग में गए थे उनका नाम लिया है। तो नाम याद रखना, एक तो है हर्षिता शर्मा। हर्षिता शर्मा का मुख्यमंत्री जिक्र किया, इन्होंने राष्ट्रीय युवा संसद में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। तो पिछली बार जो राष्ट्रीय युवा संसद हुई थी उसमें आपकी हर्षिता शर्मा ने, पिछली बार जो राष्ट्रीय युवा संसद हुई थी उसमें हर्षिता शर्मा ने क्या किया था, राष्ट्रीय युवा संसद में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। तो ये ध्यान रखना। दूसरा नाम लिया था उन्होंने काव्या सिंह, ठीक है। तो काव्या सिंह क्या है, तो काव्या सिंह पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिली थी। पिछली वर्ष इन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स जो आपका डायलॉग हुआ था इसमें प्रधानमंत्री से भेंट की थी। तो पिछली बार जो आपके यंग लीडर्स जो डायलॉग हुआ था इसमें प्रधानमंत्री जी से मिली थी काव्या सिंह। और आपके हर्षिता शर्मा जी पिछली बार जो आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ था उसमें क्या थी, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। 2 नाम याद रखना, हर्षिता शर्मा और काव्या सिंह। इसके अलावा 29 युवा तो आपके खेल को, आपके गायन शैली वगैरह में गए हैं। 2 युवा आपके किसमें गए, बैंक फॉर सोशल कोज में गए हैं। और 44 युवा किसमें गए हैं, 44 युवा आपके विकसित भारत जो आपके यंग लीडर्स डायलॉग हुआ था उस पर पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं। कब से कब तक चल रहा है सर, ये चल रहा है आपके 9 से 12 जनवरी को। ध्यान रखना राष्ट्रीय स्तर पर आपके विकसित भारत जो आपके राष्ट्रीय युवा दिवस है इसका आयोजन हो रहा है आपके 9 से 12 जनवरी को। जबकि राज्य स्तर पर आपके राष्ट्रीय 29वां जो आपके राष्ट्रीय युवा दिवस है इसका आयोजन हो रहा है आपके 7 से 12 जनवरी को, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर कब हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर यह हो रहा है आपके 9 से 12 जनवरी को। जबकि राज्य स्तर पर कब हो रहा है, राज्य स्तर पर हो रहा है ये 7 से 12 जनवरी को। ध्यान रखना राज्य स्तर पर 7 से 12 जनवरी को इसका आयोजन हो रहा है और आपके राष्ट्रीय स्तर पर यह हो रहा है आपके 9 से 12 जनवरी को, ठीक है। तो राज्य स्तर पर राज्य सरकार स्वामी विवेकानंद की जयंती जो आपकी 12 जनवरी को है, कल है, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आपके 7 से 12 जनवरी तक युवा खेल महोत्सव का आयोजन करवा रही है। तो राजस्थान में किस नाम से आयोजन हो रहा है, राजस्थान में आयोजन हो रहा है आपके राष्ट्रीय युवा खेल और महोत्सव के नाम से आयोजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर जो भी फर्स्ट आएंगे उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो जिला स्तर पर जो भी फर्स्ट आएगा उसको 1000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा जो आपके संभाग स्तर पर जो पहले स्थान पर आएगा उसको 1500 रुपये दिए जाएंगे। और राज्य स्तर पर जो पहले पुरस्कार आता है, राज्य स्तर पर प्रथम आता है उसको 50,000 रुपये। राज्य स्तर पर जो सेकंड आएगा उसको 25,000 रुपये और राज्य स्तर पर जो थर्ड आएगा उसको 20,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। कौन सा महोत्सव, युवा एवं खेल महोत्सव 2026, युवा एवं खेल महोत्सव 2026 आयोजन कब से कब तक आयोजन होगा आपके 7 से 12 जनवरी को। और आपके 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 9 से 12 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर यूथ आइकन पुरस्कार की बात ही राजस्थान में भी राजस्थान आइकन अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो आपका यूथ आइकन जो अवार्ड पुरस्कार दिया जाता है उसी प्रकार से राजस्थान में भी राजस्थान आइकन पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके अलावा 1 लाख रुपए की नकद से राशि से सम्मानित किया जा रहा है।
तो राजस्थान आपका राजस्थान आइकन अवार्ड, इसके अलावा राजस्थान आइकन अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पर जो अवार्ड दिया जाता है, उसके अलावा उसके स्थान पर राजस्थान में भी राजस्थान आइकन अवार्ड और 1 लाख रुपए की जो पुरस्कार राशि पूछी जा सकती है। राजस्थान आइकन जो अवार्ड है इसके साथ कितनी पुरस्कार राशि दी जा रही है? राजस्थान आइकन अवार्ड के साथ राजस्थान में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जा रही है। तो युवा एवं खेल महोत्सव 2025-2026 से इसका आयोजन कब से कब तक होगा? इसका आयोजन हो रहा है आपके 7 से 12 जनवरी को हो रहा है, ठीक है। तो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर कितनी कितनी पुरस्कार राशि है? तो जिला स्तर पर जो पुरस्कार राशि है वो आपके 1000 रुपये है, तो संभाग स्तर पर जो पुरस्कार राशि है वो आपके 1500 रुपये है। राज्य स्तर पर जो फर्स्ट आने वाले को पुरस्कार राशि मिलेगी 50,000 रुपये, सेकंड आने वाले को मिलेगी 25,000 रुपये और थर्ड आने वाले को कितनी? थर्ड आने वाले को 10,000 रुपये मिलेगी। थर्ड आने वाले को 10,000 रुपये पुरस्कार राशि मिलेगी, ठीक है। 25,000, 50,000 और 50, 25 और 10,000 रुपये। इसके अलावा जिला स्तर पर 1,000 रुपये और आपके संभाग स्तर पर 1,500 रुपये, ये आपको ध्यान रखना है। अगले कौन सी आती है सर की? अगली आती है नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिल चुका है। नागौरी अश्वगंधा है उसको आपको राजस्थान का 23वां जीआई टैग मिला है, ठीक है। राजस्थान का 23वां जीआई टैग मिला है। 23वां जीआई टैग इसलिए कहीं कहीं आपको 22वां जीआई टैग मिल सकता है, तो 22वां जीआई टैग भी इसी को बोला जा सकता है, क्योंकि एक फुलकारी जो जीआई टैग है, एक फुलकारी जीआई टैग है, एक जीआई टैग है फुलकारी, जो आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा का संयुक्त, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का संयुक्त उत्पाद है आपका फुलकारी। इसीलिए संयुक्त उत्पाद समेत तो ये 23वां जीआई टैग है और कुल मिला के देखा जाए तो ये आपका 22वां जीआई टैग है। कोरी राजस्थान की देखा जाए, ओनली राजस्थान का जीआई टैग की बात करें तो वो आपका राजस्थान का 22वां जीआई टैग कौन सा होगा? तो राजस्थान का 22वां जीआई टैग हो जाएगा आपका नागौरी अश्वगंधा। अगर आप संयुक्त फुलवारी को भी जोड़ ले, जो आपका संयुक्त उत्पाद है उसको भी जोड़ ले, तो ये कौन सा होगा? उस संयुक्त उत्पाद को जोड़ने के बाद ये आपका 23वां जीआई टैग हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में जो आपके 4 तो क्या है? 4 तो लोगो है। राजस्थान में कुल 23 जीआई टैग है, उसमें से आपके 4 तो क्या है? 4 तो लोगो को मिले, ठीक है। 4 तो लोगो है, लोगो जो डिजाइन होते हैं उसको मिले। 18 क्या है? 18 उत्पाद है। 18 क्या है? 18 सर उत्पाद है, 18 उत्पाद है। और जो आपका नागौरी अश्वगंधा है, ये भूमिगत के मामले में देखा जाए तो नागौरी अश्वगंधा आपका सोजत मेहंदी के बाद दूसरा कृषि प्रमुख उत्पाद है, ठीक है। दूसरा जो कृषि उत्पाद है वो आपका नागौरी अश्वगंधा है। इससे पहले कौन सी थी? इससे पहले थी आपकी सोजत मेहंदी। सोजत मेहंदी के बाद जो आपका दूसरा जो अगर कृषि से रिलेटेड जो उत्पाद है, जीआई टैग उत्पाद, वो कौन सा है? वो है सर आपका, कौन सा है सर? वो है आपका नागौरी अश्वगंधा, ठीक है। तो नागौरी अश्वगंधा का उत्पाद कहाँ पर होता है? ये नागौर के आसपास के जितने भी क्षेत्र है, चाहे वो चूरू हो गया, चाहे वो आपका बीकानेर हो गया, चाहे आपका सीकर वाला थोड़ा सा क्षेत्र आ जाएगा, यहाँ पर क्या होता है? नागौरी अश्वगंधा का उत्पाद होता है, ठीक है। मान्यता कौन देता है? केंद्र सरकार के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जीआई टैग प्रदान करने के बाद वो वहाँ की क्या हो जाती है? स्पेशल फसल हो जाती है और उसका जो आपके वैश्विक बाजार होता है, वैश्विक बाजार में उसकी डिमांड बढ़ जाती है। वैश्विक बाजार में क्या होती है? उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो राज्यों की बात करें तो राजस्थान का ये 22वां और 23वां जीआई टैग मान लीजिए आप। सर्वाधिक जीआई टैग किस राज्य के पास है? तो सर्वाधिक जीआई टैग है वो आपके उत्तर प्रदेश राज्य के पास है। उत्तर प्रदेश के पास कितने? लगभग 79 जो आपके जीआई टैग है वो उत्तर प्रदेश राज्य के पास है, ठीक है। तो सर्वाधिक जीआई टैग किसके पास है? सर्वाधिक जीआई टैग के मामले की बात करें तो वो आपके उत्तर प्रदेश के पास है। 4 लोगो जीआई टैग है। दूसरा जो आपका कृषि उत्पाद है। इसके अलावा इससे पहले किसको मिला था? इससे पहले हमने सांगरी को जीआई टैग मिला था, ठीक है। तो इससे पहले किसको मिला था? इससे पहले जो जीआई टैग मिला था वो आपके सांगरी को मिला था। सांगरी को जो 22वां जीआई टैग मिला था वो आपके सांगरी को मिला था। सांगरी भी कृषि उत्पाद आती है, लेकिन सांगरी जो किसमें आ जाती है? सांगरी पेड़ पौधों में आ जाते हैं, ठीक है। सांगरी खेजड़ी की जो फली होती है उसको हम सांगरी बोलते हैं। तो सांगरी पूर्णतः कृषि उत्पाद नहीं आती, लेकिन जो आपके देखे तो पेड़ वाला उत्पाद में देखे तो वहां पर आपको सांगरी मिल जाएगी, ठीक है। तो 18 जो आपके 18 उत्पाद है, 4 लोगो उत्पाद है। एक आपका सांगरी, एक सोजत मेहंदी होगी, एक आपका ये सांगरी होगी और एक अभी आपका कौन सा हो गया? अश्वगंधा हो गया, ठीक है। तो अश्वगंधा की विशेषता क्या है? नागौरी जो अश्वगंधा है इसकी क्या विशेषता है सर? तो इसके नागौर जिले की शुष्क जलवायु और रेतीली मिट्टी अश्वगंधा की खेती के लिए बेहद अनुकूल है। यहाँ पर उगाई जाने वाली जो अश्वगंधा की जड़ें अधिक पुष्टि, लंबी और औषधीय तत्वों से भरपूर होती है। तो नागौरी जो अश्वगंधा है यहाँ की क्वालिटी क्या है? तो यहाँ पर जो एल्कोलॉइड्स है अश्वगंधा की जड़ों में, जो एल्कोलॉइड्स की मात्रा क्या होती है? एल्कोलॉइड्स की मात्रा अश्वगंधा की जड़ों में ज्यादा होती है। फल या बेरी के रंग और गहरा और अधिक चमकीला होता है। गुणवत्ता देश के अन्य क्षेत्रों से यहाँ पर काफी अलग देखने को मिलती है। जो नागौरी अश्वगंधा है इसको क्या मिल चुका है? यहाँ पर आपको इसको जीआई टैग मिल चुका है। इसकी पहल किसने की? तो पहल आपको याद रखना, इसकी पहल की थी आपके पारुल चौधरी। क्या नाम है उनका? पारुल चौधरी के द्वारा इसकी पहल की गई थी। तो पारुल चौधरी नाम याद रखना, पारुल चौधरी के द्वारा
पारुल चौधरी के द्वारा इसकी पहल की गई थी। तो किसके द्वारा इसकी पहल की जाती है? तो इसकी पहल की जाती है पारुल चौधरी के द्वारा। तो ध्यान रखना, नागौरी अश्वगंधा राजस्थान का 23वां GI टैग है। फुलकारी राजस्थान का क्या है? राजस्थान का संयुक्त उत्पाद है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा कृषि उत्पाद है, पहला कृषि उत्पाद कौन सा था? पहला कृषि उत्पाद था आपका सौजन मेहंदी। इसके अलावा सांगरी जो है ये भी आपको अभी भी मिला है। तो 2025 में किसको GI टैग मिला था? 2025 की बात करें, 2025 में आपके सांगरी को GI टैग मिला था, ठीक है, सितंबर के आसपास मिला था। अगला आता है कि राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन होता है, ये कहां पर होता है? तो राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों का जो 2 दिवसीय सम्मेलन होता है, ये कहां पर होता है सर? ये होता है असम के गुवाहाटी में, ठीक है। असम की राजधानी जो गुवाहाटी है, वहां पर जो असम के गुवाहाटी में आपके राष्ट्रीय कपड़ा जो मंत्री होते हैं, इनका राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होता है। इसका सम्मेलन आयोजित होता है कब से कब तक? 9 से 10 जनवरी को राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों का जो आपके सम्मेलन आयोजित होता है। राजस्थान की तरफ से कौन जाते हैं? राजस्थान की तरफ से इसमें के विश्नोई साहब जाते हैं। राजस्थान की तरफ से इसमें कौन भाग लेते हैं? राजस्थान की तरफ से इसमें भाग लेते हैं आपके के विश्नोई साहब, ठीक है। के विश्नोई कौन है? तो ये आपके उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्य सरकार के हैं। वो कौन है आपका? वो नाम है उनका के विश्नोई। क्या नाम है सर उनका? के विश्नोई है। उद्घाटन कौन करते हैं? तो इसका जो आपका राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों की जो संस्था है, जो आपका मंत्रियों का जो सम्मेलन होता है, इसका उद्घाटन करते हैं आपके केंद्रीय कपड़ा मंत्री। क्या नाम है? केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह इसका उद्घाटन करते हैं। आयोजक कौन है? कपड़ा मंत्री है। तो कपड़ा मंत्रालय इसका क्या होगा? कपड़ा मंत्रालय इसका आयोजक होता है। थीम क्या है? तो विषय क्या है इसकी? थीम क्या है? थीम याद रखना, ठीक है। थीम याद रखना। थीम क्या है? भारत के वस्त्र विकास, विरासत और नवाचार की बुनाई। भारत के वस्त्र विकास, विरासत और नवाचार की बुनाई, ठीक है। तो थीम क्या है सर इसकी? थीम या विषय की बात करें तो वो हो जाएगा इसमें भारत के वस्त्र विकास, विरासत और नवाचार की बुनाई, ठीक है। विकास, विरासत और नवाचार की बुनाई, भारत के वस्त्र विकास, विरासत और नवाचार की बुनाई किसके द्वारा आयोजित होता है? ये आपके राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा आयोजित होता है। उद्घाटन कौन करते हैं? उद्घाटन आपके केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह इसका उद्घाटन करते हैं। कहां पर आयोजित होता है? 9 से 10 जनवरी को ये आपके असम के गुवाहाटी में आयोजित होता है। राजस्थान की तरफ से कौन भाग लेते हैं? राजस्थान की तरफ से भाग लेते हैं आपके उद्योग और वाणिज्य विभाग के राज्य मंत्री है के विश्नोई साहब, यहाँ पर क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। वस्त्र मंत्रालय ने राजस्थान के साथ एमओयू करते हैं। तो एमओयू किस पीरियड में करते हैं? वस्त्र मंत्रालय करे तो वस्त्र के क्षेत्र में ही करेगा। राजस्थान समेत 15 राज्यों के साथ एमओयू करते हैं, ठीक है। राजस्थान समेत 15 राज्यों के साथ आपका केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय क्या करता है? राजस्थान समेत 15 जो आपके राज्य हैं उसके मामले में उसके साथ ये क्या करता है? केंद्रीय जो आपका वस्त्र मंत्रालय वो क्या करता है? इसमें एमओयू करता है, ठीक है। और किसमें एमओयू करेगा? तो एमओयू आपकी कपड़ा के मामले में करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल ने पूर्व मंत्री जो आपके महेश जोशी है उनके खिलाफ क्या कर दिया? उनके अभियोजन को स्वीकृति दी। उनके विरुद्ध जो आपका अभियोजन लाया गया था उनको किसमें आपके दोषी पाया गया था? तो जल संसाधन के मामले में उनको क्या पाया गया था? उनको दोषी पाया गया था। जल संसाधन के मामले में जो आपके पहले मंत्री थे, कौन से मंत्री थे? वो आपके मंत्री थे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पूर्व मंत्री थे। गहलोत सरकार में जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग के जो मंत्री थे महेश जोशी, जो कोटा के रहने वाले महेश जोशी, इनको क्या मिला है? इनको क्या कर दिया है? इनको दंड शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने पर अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर दी है राज्यपाल साहब ने। ये किसमें लिखा हुआ था? तो ये आपके संविधान के अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत प्रदत्त जो आपका अधिकार है राज्यपाल को, शक्तियां प्रदान है 164 में जो अतिरिक्त शक्ति आती है राज्यपाल को वो दी जाती है। प्रयोग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 फर्स्ट के BNN जो आपकी धारा है, BNNS की धारा है 2023 की धारा 2018, ठीक है। BNNS 2023 की धारा 2018 के तहत क्या मिल चुका है? 2018 की धारा के तहत इनको अपराध के अंतर्गत महेश जोशी के विरुद्ध धारा 3 में से पठित धारा 4 धन शोधन निवारण अधिनियम। आपको ध्यान रखना, क्या याद रखना? सिर्फ आपको ये याद रखना है धन शोधन, आपको क्या याद रखना सिर्फ कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत क्या पाए गए? महेश जोशी दोषी पाए गए हैं। क्या किसके तहत? धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 3 और 4 के तहत क्या पाए गए? धन शोधन जो आपका निवारण अधिनियम 2002 है, इसकी धारा 3 और 4 के तहत महेश जोशी जो आपके पूर्व आपके जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रालय मंत्री जो थे राज्य सरकार के, राजस्थान सरकार के, तो उनके महेश जोशी को धारा 3 और 4 के तहत क्या पाया गया? दोषी पाया गया है। और इसको मंजूरी कौन देता है? मंजूरी देता है आपके अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल की विशेष शक्ति होती है जब ये क्या कहते हैं, इनको मंजूरी मिलती है, ठीक है। अब ये सक्षम न्यायालय के पास जाएंगे और न्यायालय इनका क्या करेगा? न्यायालय इनका जो भी सबूत होंगे उसके आधार पर न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय निर्णय देगा, ठीक है।
अब आता है आपकी गन्ने की नई किस्म, क्या नाम है? गन्ने की नई किस्म है बिस्मिल। बिस्मिल जो नाम है आपने सुना होगा, बिस्मिल क्या है? पूर्व स्वतंत्र आपके स्वतंत्रता सेनानी थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर जो काकोरी जो आपकी ट्रेन डकैती हुई थी उसमें क्या क्या थे, उसमें आपके मुख्य नाम थे, ठीक है, मुख्य किरदार थे इनका बिस्मिल, आपके राम प्रसाद बिस्मिल। इनके नाम पर आपकी जो गेहूं की फसल है, गेहूं की जो आपकी किस्म है, इसका नाम क्या रखा गया? गेहूं की किस्म है, इसका नाम रखा गया है बिस्मिल, ठीक है। तो वैसे तो आपकी साइंस की भाषा में देखें तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपके कोसा 17231, 17231, 17231, कोसा 17231 क्या है? इसका मूल नाम है। तो इसका नाम क्या रखा गया? राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर इसका नाम रखा गया, बिस्मिल रखा गया। इसलिए पहले इसका उत्पादन सिर्फ कहाँ पर होता था? पहले इसका उत्पादन सिर्फ आपके यूपी में होता था। अब राजस्थान, आपके यूपी के अलावा जो 4 राज्य और हैं, 4 राज्यों को भी इसके बारे में इसको मतलब इसका क्या करने पे, गन्ने की जो फसल है, गन्ने की फसल को बोने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। पहले इसका उत्पादन सिर्फ कहाँ पर होता था? पहले इसका उत्पादन सिर्फ आपके यूपी में होता था, ठीक है। तो आपके यूपी के अलावा जो आपके हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान को भी इसकी फसल को उगाने में क्या उगाने के लिए क्या मिल चुकी है? फसल को उगाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। कौन कौन से याद रखना, आपके राजस्थान है, पंजाब है, उत्तराखंड है और हरियाणा। राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा पहले कहाँ पर होती थी? पहले सिर्फ ये आपके यूपी उत्तर प्रदेश में थी। पहले कहाँ पर थी? पहले यूपी उत्तर प्रदेश में थी। तो आपके गन्ने की जो फसल है, आपकी गन्ने की जो किस्म है बिस्मिल, इसके आप कितने राज्य उगा सकेंगे? तो आपके गन्ने की जो फसल है आपकी बिस्मिल, ये आपके यूपी समेत आप 5 राज्यों में उत्पादित हो सकेगी, ठीक है। यूपी समेत आपके 5 राज्यों में ये उत्पादित हो सकेगी। ध्यान रखना क्या नाम है? गन्ने की फसल है आपकी बिस्मिल, ठीक है। लाल सड़न, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि लाल सड़न जो रोग होता है इसके प्रति गन्ने की जो आपकी नई फसल है आपकी 17 कोसा 17,231 है। हाँ, गन्ने की जो नई फसल आपकी कोसा 17,231, इसको क्या मिल चुकी है? इसको आप आपके इसके यूपी के अलावा 4 और राज्यों में उगाने की मंजूरी मिल चुकी है। 4 और राज्य कौन कौन से? 4 और राज्य आपके यूपी है, आपकी क्या नाम? राजस्थान है, उत्तराखंड है, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि आपके लाल सड़न रोग से बचाव के लिए एंटी जो आपके जो लाल सड़न जो रोग होता है उसके बचाव में सक्षम है। उसका बचाव, वो जो लाल सड़न जो रोग होता है, गन्ने का जो प्रमुख रोग होता है, उसको ये वो जो रोग इसमें नहीं होता है, ठीक है। किसके द्वारा विकसित की गई है सर? तो ये विकसित हुई आपके उत्तर प्रदेश के गन्ना अनुसंधान केंद्र के द्वारा इसका विकास किया गया। उत्तर प्रदेश के गन्ना अनुसंधान जो के द्वारा इसका गन्ना अनुसंधान जो विभाग है उत्तर प्रदेश का, उसके द्वारा किया गया है। गन्ना अनुसंधान केंद्र विभाग है जो आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा इसके द्वारा किया गया है कि जो बिस्मिल जो फसल है बिस्मिल जो आपकी गन्ने की जो नई किस्म है या कोसा 17,231 है, इसका क्या गया है? इसका विकास किया गया है, ठीक है। और किसके नाम पर है? इसका नाम पड़ी है तो राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर इसका नाम पड़ा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले सिर्फ यूपी में उगाई जाती थी, अब ये इसमें राजस्थान, पंजाब, आपका हरियाणा और उत्तराखंड में भी इसको उगा सकते हैं। अगला आता है कि राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर। राष्ट्रीय खनिज जो आपका चिंतन शिविर है, इसका आयोजन कब होता है, कहाँ पर होता है? तो राष्ट्रीय खनिज जो चिंतन शिविर है, इसका आयोजन होता है आपके गांधीनगर गुजरात में होता है। 8 से कब होता है इसका? 8 से 10 जनवरी को गांधीनगर गुजरात में आपके 8 से 10 जनवरी को गांधीनगर गुजरात में आपके किसका? राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर का आयोजन होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं आपके 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर होता है। इसकी जो आपके राजस्थान की तरफ से इसमें भाग लेते हैं प्रमुख मुख्य सचिव है माइंस और भू वैज्ञानिक है, वो है टी रविकांत साहब, ठीक है। तो टी रविकांत जो आपके जो भू विज्ञान की आपके राजस्थान सरकार के माइंस और मुख्य भू वैज्ञानिक है, माइंस और मुख्य भू विज्ञान के सचिव हैं, क्या नाम है? टी रविकांत साहब इसमें भाग लेते हैं। इनके अलावा कौन कौन भाग लेते हैं? इनके अलावा आपके भू विज्ञान के अतिरिक्त निदेशक है आलोक जो प्रकाश जैन भी भाग लेते हैं इसमें। भू वैज्ञानिक आपके सीपी दादीस भी भाग लेते हैं और सुशील कुमार हुड्डा भी इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो राजस्थान की तरफ से मुख्यतः कौन भाग लेते हैं? तो मुख्यतः आप याद रखना है आपके टी रविकांत, ठीक है। टी रविकांत राजस्थान की तरफ से इसमें भाग लेते हैं, ये ध्यान रखना है। गांधीनगर गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर के दूसरे दिन पर जो आपके दूसरे दिन ये क्या करते हैं? टी रविकांत साहब उद्घोषणा करते हैं। दूसरे दिन जो आपके टी रविकांत साहब क्या करते हैं? दूसरे दिन टी रविकांत साहब इसमें भाग लेते हैं, इसमें आपका प्रेजेंटेशन देते हैं। इस प्रेजेंटेशन में ये कहते हैं कि राजस्थान में अभी जो 8 मेजर मिनरल ब्लॉक है, ठीक है, 8
राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर जो होता है इसका आयोजन कहाँ होता है? इसका आयोजन होता है आपके 8 से 10 जनवरी को गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन होता है। यहाँ पर दूसरे दिन टी रविकांत साहब क्या कहते हैं कि आपके राजस्थान में 8 मेजर मिनरल्स ब्लॉक है और राजस्थान में आपके 8 मेजर मिनरल्स ब्लॉक है, इनकी ऑक्शन की प्रक्रिया जारी है। ठीक है, तो राजस्थान 8 मेजर मिनरल ब्लॉक की ऑक्शन में ले जाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, ये भी याद रखना आप। कि इसके अलावा जो आपके माइनर जो मिनरल्स ब्लॉक है उनकी संख्या 62 है और मेजर ब्लॉक है ये आपके कितने हैं? वो आपके इनकी संख्या 5 चिन्हित किए गए। ठीक है, तो 62 और आपके 62 माइनर ब्लॉक और 5 मेजर ब्लॉक तो ये चिन्हित किए जा चुके हैं, जबकि ये कितने हैं? 8 मेजर ब्लॉक, आज 8 जो आपके मेजर मिनरल ब्लॉक है इनकी ये क्या है? ये आपके प्रक्रिया ऑक्शन की प्रक्रिया में शामिल है। ठीक है, तो ऑक्शन की प्रक्रिया इन पे जारी है, मतलब इन पर ऑक्शन की प्रक्रिया क्या हो रही है? जारी है। कितने? 8 है संख्या और 8 मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आयोजन कब होता है सर? इसका आयोजन होता है आपके 8 से 10 जनवरी को। राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर इसका आयोजन होता है आपके 8 से 10 जनवरी को। कहाँ पर होता है? गांधीनगर गुजरात में। अगला आता है कि राजस्थान की पुरुष और महिला कबड्डी टीम जो आपका उसमें क्या जीतती है? राजस्थान की पुरुष और महिला कबड्डी टीम दोनों क्या जीत जाती है? उसमें गोल्ड मेडल जीत जाती है। तो दमन और दीव में जो आपकी खेलो इंडिया बीच गेम्स है उसका आयोजन कहाँ पर? उसमें खेलो इंडिया बीच गेम्स इसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स इसका आयोजन होता है आपके दमन और दीव में होता है। इसमें राजस्थान की पुरुष और महिला टीम कबड्डी में क्या जीत जाती है? पुरुष टीम तो किसको हराती है? पुरुष टीम भी हरियाणा को हराती है और आपकी जो महिला टीम है वो भी किसको हराती है? महिला टीम भी आपके हरियाणा को हराती है। ठीक है, तो पुरुष टीम जो आपकी गोल्ड मेडल जीतती है फाइनल में हरियाणा को 43-36 के अंतर से हराती है। 43-36 से हराती है पुरुष टीम, जबकि महिला टीम क्या करती है सर? महिला टीम जो आती है आपको गोल्ड मेडल जीतती है और हरियाणा को 47-27 के अंतर से हराती है। महिला टीम हरियाणा को हराती है, पुरुष टीम हरियाणा को हराती है। पुरुष टीम कितने अंतर से हराती है? 47-36 के अंतर से हराती है, जबकि 47-27 के अंतर से आपकी महिला टीम हराती है। दोनों क्या जीत जाती है? दोनों गोल्ड मेडल जीत जाती है। जबकि राजस्थान में ना तो बीच है ना समुद्र है, फिर भी राजस्थान की टीम किसमें जीत जाती है? बीच खेलो इंडिया बीच गेम्स में राजस्थान की टीम जो कबड्डी जो टीम होती है वो क्या जीत जाती है? इसमें दोनों में गोल्ड मेडल जीत जाती है। ठीक है, न समुद्र न तट और बीच कबड्डी में हम चैंपियन, क्योंकि राजस्थान में ना तो समुद्र है ना ही तट है, फिर भी राजस्थान की टीम क्या जीत जाती है? राजस्थान की टीम पुरुष और महिला टीम दोनों हरियाणा को हराती है। 43-36 के अंतर से हराते हैं पुरुष तो, और महिला कितने के अंतर से हराती है? तो महिला हराती है आपके 47-27 के अंतर से हराती है और दोनों में राजस्थान की टीम जीत जाती है। सोलर प्लांट लगाने में राजस्थान क्या है? सोलर प्लांट लगाने में राजस्थान पिछड़ चुका है। तो राजस्थान की रैंक कौन सी आ चुकी है? अब राजस्थान की रैंक अब हो चुकी है 5वीं रैंक हो चुकी है सोलर प्लांट लगाने में। तो पीएम सूर्यघर जो मुफ्त बिजली योजना होती है, पीएम सूर्यघर योजना होती है, जो पीएम सूर्यघर प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना होती है, इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? इसमें राजस्थान का 5वां स्थान है। ठीक है, राजस्थान को जो टारगेट दिया गया था उस टारगेट पे राजस्थान क्या नहीं कर पाया? राजस्थान को जो टारगेट मिला था 5 लाख सोलर प्लांट लगाने का, उसको भी क्या राजस्थान अभी तक उसके पास भी नहीं पहुंचा। ठीक है, राजस्थान में अब तक 1.22 लाख के प्लांट ही लगे हैं, मतलब 1,22,000 के प्लांट ही लगे हैं राजस्थान में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत। ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले स्थान पर कौन है सर? पहले स्थान पर आपका गुजरात है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर आपका कर्नाटक है, सॉरी उत्तर प्रदेश है, चौथे स्थान पर आपका केरल है और 5वें स्थान पर राजस्थान है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर आपका गुजरात। तो पीएम जो सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, ये योजना कौन सी है, कब स्टार्ट होती है देखते हैं वो। तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जिसकी स्टार्ट होती है आपके, ये कब से स्टार्ट होती है? पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 15 फरवरी 2024 से स्टार्ट होती है। कब से स्टार्ट होती है सर? 15 फरवरी 2024 से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना स्टार्ट होती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है आपके देश के 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगवाना है, जिसमें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। ठीक है, देश के 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगवाना है और उनको 300 यूनिट तक की बिजली क्या देना? 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देना है। राज्य सरकार में हर घर सोलर पैनल लगवाने पर 1,000 रुपये प्रति अनुदान देगी ग्राम पंचायत स्तर पर। राजस्थान में अगर हर घर जो सोलर पैनल लगवा लेती है ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत की तरफ से उसको हर घर जो आपका प्रत्येक घर मतलब इसमें सोलर पैनल लगवाता है तो ग्राम पंचायत की तरफ से उसको 1,000 रुपये अतिरिक्त अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, राजस्थान में इसका लक्ष्य कितना था? राजस्थान में 5 लाख घरों में इसको सोलर पैनल लगवाने का लक्ष्य था और राजस्थान ने कितना अचीव किया? राजस्थान ने 1,22,000 के आसपास ही अभी तक अचीव किया है। ठीक है, तो राजस्थान का अचीवमेंट इसमें बहुत पिछड़ा हुआ है। राजस्थान का स्थान कौन सा है? पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में राजस्थान का स्थान 5वां है। पीएम सूर्यघर मुफ्त जो बिजली योजना है इसमें पहला स्थान किसका है? पहला स्थान इसमें आपके गुजरात का है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब होती है? 15 फरवरी 2024 से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत होती है। और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है ये इसका लक्ष्य क्या है? तो राजस्थान देश के 1 करोड़ घरों में
300 यूनिट तक घरों में सोलर पैनल लगवाना है और उनको 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त में देना है। राजस्थान को इसमें कितना टारगेट सौंपा गया था? राजस्थान को इसमें टारगेट सौंपा गया था आपके, राजस्थान को टारगेट सौंपा गया था 5 लाख का, और राजस्थान अचीव कितना किया है? राजस्थान आपके 1.22 लाख यानी 1,22,000 के आसपास इसमें क्या किया? अचीव किया है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके ग्राम पंचायत स्तर पर अगर प्रत्येक गांव जो है वो इसमें क्या लगा लेता है, प्रत्येक गांव इसमें अगर सोलर पैनल लगवा लेता है तो ग्राम पंचायत स्तर पर उसको 1,000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट क्षमता का अगर कोई सोलर पैनल लगवाता है तो उसको 30,000 रुपए का अनुदान मिलेगा, 30,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। ठीक है, और 2 किलोवाट का कोई लगवाता है तो उसको 60,000 रुपए का, और 3 किलोवाट या उससे अधिक का कोई लगवाता है तो उसको कितने रुपए का अनुदान मिलेगा? उसको आपके 78,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। ठीक है, तो इस सोलर पैनल की जो आपकी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, पीएम सूर्यघर जो बिजली योजना है, इसमें आपका 1 किलोवाट तक कोई पैनल लगवाता है सोलर पैनल तो आपको उसको कितने रुपए मिलेंगे? तो उसको 30,000 रुपए मिलेंगे। 2 किलोवाट तक कोई लगवाता है तो उसको 60,000 रुपए मिलेंगे, और 3 किलोवाट तक कोई लगवाता है तो उसको 78,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो राजस्थान सरकार के द्वारा 2025-26 के बजट में जो घोषणा की गई थी उसके अनुसार राजस्थान में जितने भी रजिस्टर्ड उपभोक्ता है उनको 17,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। ठीक है, उनको 17,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, अतिरिक्त राशि दी जाएगी। ठीक है, तो कोई 1 किलोवाट का लगवाता है तो राजस्थान में अगर कोई रजिस्टर्ड उपभोक्ता है तो उसको कितने मिलेगी? 1 किलोवाट का लगवाने पर उसको 30 तो यहाँ मिलेंगे और 17 यहाँ पर मिलेंगे। कितने हो जाएंगे सर? 47,000। ठीक है, 47,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे सर? 47,000। ठीक है, तो राजस्थान में 17,000 अतिरिक्त मिलेंगे और बाकी के राज्यों में कितने? 1 किलोवाट लगवाने पर 30,000, 2 किलोवाट के सोलर पैनल लगवाने पर उसको 60,000, और 3 किलोवाट का लगवाने पर या उससे अधिक का लगवाने पर कितने मिलेगा? उससे अधिक का लगवाने पर 3 या अधिक का 78,000। ठीक है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आपकी कब स्टार्ट होती है? 15 फरवरी 2024 से स्टार्ट होती है। 1 करोड़ घरों का लक्ष्य है और उसमें 300 यूनिट की मुफ्त बिजली योजना, इसका भी ध्यान रखना। राजस्थान में कितना टारगेट दिया? राजस्थान को टारगेट दिया गया था 5 लाख का, और अचीव कितना किया है? अचीव किया है सर सिर्फ 1,22,000। ठीक है, और 5वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर आपका गुजरात है। अगला आता है कि प्रमिस्का। ठीक है, प्रमिस्का क्या है? तो प्रमिस्का है वो आपके ध्रुव तारे का नाम चेंज कर दिया है। क्या नाम चेंज कर दिया है? प्रमिस्का कर दिया गया। ठीक है, प्रमिस्का। ठीक है, तो क्या नाम है? PRAMISHA के है। ठीक है, ये किसके नाम पर? तो पीपलोदी जो आपका झालावाड़ में जो स्कूल हादसा हुआ था आपके किसमें? बारिश के दिनों में जो स्कूल हादसा हुआ था पीपलोदी जो आपके गांव में, वहां पर उसमें जान गंवाने वाले 7 बच्चे, उनके नाम पर ही क्या रखा गया? शूद्रग्रह का नाम रखा गया। शूद्रग्रह की खोज भी झालावाड़ के विद्यालय ने की थी। ध्यान रखना, शूद्रग्रह की जो खोज की थी वो भी झालावाड़ के एक विद्यालय के छात्रों ने ही की थी। तो ये पीपलोदी जो आपके हादसा हुआ था वहां पर छात्रों के नाम क्या थे? नाम थे उन 7 बच्चों के नाम थे आपके पायल है, प्रियंका है, मीना है, हरीश, कुंदन, कान्हा और सतीश के नाम पर ही क्या जो शुरुआती अक्षर लेटर लिए गए, शुरुआती जो लेटर लिए गए हैं सबसे, और उन्हीं के नाम पर प्रमिस्का बनाया गया। ठीक है, तो क्या बनाया गया सर? प्रमिस्का बनाया गया। ठीक है, प्रमिस्का बनाया गया है जो प्रमिस्का। और ये क्या नाम है? ध्रुव तारे का नाम है। क्या नाम है सर? ध्रुव तारे का नाम है। ठीक है, ध्रुव तारे का नाम है। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे शूद्रग्रह को 2021 आपके DB5 कहते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक की भाषा में जो प्रमिस्का का नाम क्या है? 2021 DB5। ठीक है, 2021 DB5 वैज्ञानिक की भाषा में इसका नाम क्या है? तो वैज्ञानिक जो आपके खोज करते हैं उसकी भाषा में ध्रुव ग्रह का नाम क्या है? तो उस ध्रुव जो ग्रह है, ध्रुव तारा है, उसका नाम है आपका DB5। क्या है? 2021 DB5 2021 में खोजा गया था, इसलिए 2021 DB5। इसको खोज किसने की थी? इसकी खोज भी करने वाले वैज्ञानिक भी आपके जो छात्र थे वो भी कहाँ कहते हैं? 2020-21 में महात्मा गांधी जो आपका पचपहाड़ झालावाड़ के छात्रों ने इसको खोजा था। जो आपका शुद्र ग्रह है, जो आपका ध्रुव तारा है, इसकी खोज किसने की थी? ध्रुव शुद्र ग्रह के नाम से। तो 2020-21 में जो शुद्र ग्रह की खोज की होती है वो आपके 2020-21 में महात्मा गांधी स्कूल है जो आपका झालावाड़ का पचपहाड़, वहाँ के जो छात्र होते हैं, पचपहाड़ महात्मा गांधी स्कूल जो होती है उसके जो छात्रों के द्वारा इसकी खोज की जाती है। वैज्ञानिक भाषा में इसका नाम क्या है? वैज्ञानिक की भाषा में इसका नाम है, या विज्ञान की दृष्टि या खगोलीय दृष्टि से देखा जाए तो इसका नाम होता है 2021 में खोजा गया था, इसलिए 2021, और इसका 2021 DB5 इसका वैज्ञानिक भाषा में नाम है। ठीक है, अब इसका नाम क्या चेंज कर दिया है? इसका नाम कर दिया है प्रमिस्का इसका नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, प्रमिस्का नाम चेंज कर दिया है। इसके अलावा भी देखते हैं क्या होता है इसमें।
मार्गदर्शक मतलब जो खोजा गया था वो आपके पचपदरा झालावाड़ के छात्रों के द्वारा खोजा गया था, उसके मार्गदर्शन किसने किया था? तो राज्य स्तरीय जो सम्मान प्राप्त शिक्षक सम्मान जो प्राप्त होता है वो शिक्षक का नाम था दिव्येंद्र सेन। क्या नाम था सर? दिव्येंद्र सेन के नेतृत्व में छात्रों ने वो खोजा था। क्या खोजा था? शूद्रग्रह खोजा था। और युवा स्कूल वैज्ञानिकों ने इसे खोजा था, युवा स्कूल जो वैज्ञानिकों ने इसे खोजा था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च लेबोरेटरी ने भी अब जो आपका प्रमिस्का नाम है इसको याद दे चुके हैं, इसको दे दी है, मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो इसको पात्र माना है, तो जो प्रमिस्का नाम है इसको भी पात्र मान लिया गया है। 2021 DB5 वो आपको वो याद रखना। और प्रमिस्का पिपलोदी गांव में जो छात्रों की मौत हुई थी, 7 छात्र थे, तो 7 का जो छात्र थे उनका फर्स्ट लेटर बना के नाम क्या बनाया है? प्रमिस्का नाम बनाया गया, ठीक है। अब आता है आपके अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026 है, इसका आयोजन कब से कब तक होता है? इसके जो 32वें संस्करण का आयोजन होता है 9 से 11 जनवरी को होता है। 9 से 11 जनवरी को आपके 32वें संस्करण का आयोजन होता है। किसके? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो ऊंट महोत्सव है इसके 32वें संस्करण का आयोजन बीकानेर में होता है। कब से कब तक होता है? 9 से 11 जनवरी को होता है 32वें संस्करण का बीकानेर में। विभिन्न प्रतियोगिता होती है, इसमें विभिन्न प्रतियोगिता विजेता कौन होते हैं? तो विजेता की बात करें, ठीक है। तो मिस मरवण है, मिस मरवण जो बनती है वो आपकी अंकिता सुतार बनती है। अंकिता सुतार एक बार फिर से आपकी मिस मरवण बनती है। मिस्टर बीकाणा के नाम से बनते हैं आपके लखन पारिक, मिस्टर बीकाणा बनते हैं आपके लखन पारिक बनते हैं। अंकिता सुतार आपकी मिस मरवण बनती है, आपके लखन पारिक आपके मिस्टर बीकाणा बनते हैं। और डोला मारवण की बात करें तो वो आपके किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला, ठीक है। किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला आपके किशोर कल्ला और जो स्वाति कल्ला क्या बनते हैं सर? किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला बनते हैं आपके डोला मारवण बनते हैं। मिस्टर बीकाणा के आपकी बनती है आपके लखन पारिक बनते हैं मिस्टर बीकाणा। और आपके अंकिता सुतार क्या बनती है सर? अंकिता सुतार आपकी मिस मरवण बनती है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है मिस मरवण कौन, मिस मरवण कौन बनती है? मिस मरवण बनती है आपकी अंकिता सुतार। और मिस्टर बीकाणा कौन बनते हैं सर? मिस्टर बीकाणा बनते हैं आपके लखन पारिक साहब। और आपके जो डोला मरवण जो बनते हैं डोला मारवण के नाम से, तो डोला मरवण बनते हैं आपके किशोर कल्ला और आपके स्वाति कल्ला, ठीक है। किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला। तो डोला मरवण तो आपको याद रह जाएगा, किशोर और स्वाति कल्ला दोनों कल्ला है, ध्यान रखना, उस प्रकार से याद रख सकते हो। इसके अलावा जो आपके मिस मरवण कौन बनती है? मिस मरवण बनते हैं आपकी अंकिता सुतार बनती है। और मिस्टर बीकाणा आपके लखन पारिक। 32वां जो आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव था आयोजन कब से कब तक हुआ था? 9 से 11 जनवरी को इसका आयोजन होता है। 32वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का 9 से 11 जनवरी को इसका आयोजन होता है। कहां पर होता है? तो ये बीकानेर में होता है सर। कहां पर होता है इसका आयोजन? इसका आयोजन आपके बीकानेर में होता है, ठीक है। राष्ट्रीय AI साक्षरता कार्यक्रम, ये जो आपके 6 जनवरी को राष्ट्रीय AI साक्षरता जो कार्यक्रम होता है, ध्यान रखना इसको। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य आपके कि बच्चे और सामान्य युवा भी क्या कर सकेंगे? AI की बारीकियां सीखेंगे, ठीक है। तो इसकी जो आपका उद्देश्य क्या होता है? मतलब युवाओं के अलावा भी बच्चों और जो आपके बच्चों और आपके जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी AI की बारीकियां सिखाना इसका उद्देश्य है। इसके पहले चरण में 4 घंटे का कोर्स होगा जिसमें AI को सरल, व्यवहारिक और आसानी रूप से समझाया जाएगा, ठीक है। पहला चरण होगा उसमें जो AI का कोर्स होगा वो 4 घंटे का होगा जिसमें जो AI की बारीकियों को आसानी से सरल भाषा में समझाया जाएगा, ठीक है। इसके चार महत्वपूर्ण समझौते कौन कौन से हुए? तो गूगल ने आपके स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन और नागरिक सेवाओं में AI/ML आधारित पायलट प्रोजेक्ट के लिए गूगल के साथ MOU हुआ है। इसके अलावा IIT दिल्ली और आपके NLU जोधपुर, ठीक है, आपके IIT दिल्ली के साथ भी MOU हुआ है। इसके अलावा IIT दिल्ली और आपके NLU जोधपुर ने विश्व स्तरीय नैतिक AI आपके इथिकल AI को बढ़ावा देने और सरकारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए क्या हुआ? सरकारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए MOU हुआ है, ठीक है। तो किसके साथ MOU है? एक तो गूगल के साथ MOU हुआ है, एक आपके IIT दिल्ली और आपके NLU जोधपुर के बीच, IIT दिल्ली और NLU जोधपुर के बीच क्या हुआ है? MOU हुआ है, ध्यान रखना। इसके अलावा जो कार्यक्रम में जो होलोग्राफिक तकनीक के माध्यम से MOU को जीवंत रूप दिखाया गया, तो होलोग्राफिक जो माध्यम से जो किसी भी सरकारी कार्यक्रम को ये पहला मौका है जब किसी भी सरकारी कार्यक्रम में जो MOU हुआ है वो आपके होलोग्राफिक के माध्यम से हुआ है। होलोग्राफिक तकनीक के माध्यम से जो MOU होने वाला ये राजस्थान का पहला कार्यक्रम सरकारी योजना, ठीक है। ये सरकारी योजनाओं के इतिहास में पहला अवसर था जब किसी लाइव कार्यक्रम में होलोग्राफिक रूप से प्रस्तुत किया गया, ठीक है। होलोग्राफिक मतलब जो आपके लिखते हैं वो होलोग्राफिक वहाँ पर छप जाती है, ठीक है। मैं कहीं और लिख रहा हूँ और मेरे यहाँ पर छप रही है तो उसको हम बोलेंगे होलोग्राफिक, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे सर? उसको हम होलोग्राफिक बोलेंगे। जो आपका स्टार्टअप है, ध्यान रखना, आई स्टार्ट का जो स्टार्टअप है क्या नाम है उसका? कलेंस नाम है, ठीक है। तो कलेंस नाम से, कलेंस किसका स्टार्टअप है? जो आपका AI जो आपके आई स्टार्टअप में ही एक स्टार्टअप निकल के आया था उसको हम बोलते थे कलेंस, ठीक है। तो ये आपके रजत जैन का विकसित है, रजत जैन का स्टार्टअप है कलेंस। तो कलेंस क्या है? कलेंस होलोग्राफी पर आधारित, आपका होलोग्राफी जो आपकी टेक्निक होती है उसी पर आधारित एक आपका स्टार्टअप है। क्या नाम है? कलेंस स्टार्टअप है। और इसके कौन है? इसके फाउंडर कौन है? जो कलेंस के फाउंडर है आपके रजत जैन, ठीक है। तो रजत जैन का आपके कलेंस जो आपका
जो स्टार्टअप है वो किसका है, वो आपके रजत जैन का है। ये किससे बेस्ड है, वो आपके होलोग्राफिक टेक्निक पर बेस्ड है, ठीक है, होलोग्राफिक टेक्निक पर बेस्ड है। और इस प्रकार का पहला मौका है जब आपके होलोग्राफिक माध्यम से किसी एमओयू को साइन किया गया है, ठीक है, किसी एमओयू को ऐसा पहला मौका है जब होलोग्राफिक माध्यम से साइन किया गया है। नीति की विशेषता क्या है, शिक्षा स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक की एआई शिक्षा को अनिवार्य रूप से बढ़ावा जाएगा। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपके मशीन प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, ठीक है। तो एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा, प्रदेश में। एआई का आपका क्या बनाया जाएगा, एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी, शायद मैंने ये आपको नीति है वो मैंने एक वीडियो में आपको पहले बता दी है। राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी जो आपकी जो नीति होती है 2026, ये मैंने पूरी बता दी थी आपको। तो इसको जारी कब की जाती है, इसको जारी की जाती है आपके 6 जनवरी 2026 को आपके राजस्थान रीजनल एआई जो इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस होती है जयपुर में होती है, जो आपके राजस्थान डीजी फेस्ट जो आपका कॉन्क्लेव होती है, राजस्थान डीजी फेस्ट जो आपका कार्यक्रम होता है उसी का हिस्सा होती है आपका एआई जो कॉन्क्लेव होती है। इसी में 6 जनवरी को आपके राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी 2026 को जारी कर दिया जाता है, ठीक है। तो राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी जारी कब होती है, वो जारी होती है आपके 6 जनवरी 2026 को। लक्ष्य क्या है सर इसका, तो राजस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में देश का अग्रणी राज्य बनाना, इसका क्या है, एआईएमएल जो पॉलिसी है इसका लक्ष्य होता है। बेसिकली जो भी कोई भी पॉलिसी होती है उसका लक्ष्य हमेशा उसको आगे प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना ही होता है, ठीक है। मुख्य आपकी इस पॉलिसी का मुख्य विजन प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री साहब का जो आपका डिजिटल इंडिया मिशन है उसी के तहत उसी के अनुरूप आपके आईटीईएस हब के रूप में स्थापित करना है, ठीक है। तो राजस्थान को आईटीईएस हब के रूप में स्थापित करना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। और इसका आयोजन ये कहाँ पर होती है, तो जेईसी सीतापुर जयपुर में इसका आयोजन होता है। वहीं पर आपके रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। उसमें एक तो आपकी एआईएमएल पॉलिसी 2026 थी। एआईएमएल पॉलिसी आपके 2026 उद्देश्य क्या अभी हमने देख लिया, ठीक है। इसके अलावा जो 4 और अन्य कार्यक्रम थे वो क्या थे, 4 थे। एक तो नेशनल एआई लिटरेसी जो प्रोग्राम है, नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम, ये भी आपको मुख्यमंत्री साहब के द्वारा लॉन्च किया जाता है। कब किया जाता है सर, 6 जनवरी को किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, उसी जो आपके जेईसी सीतापुर जयपुर में इसको लॉन्च किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो एआई जो आपके लिटरेसी प्रोग्राम है इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य आम जन को एआई साक्षर बनाना और तकनीक कौशल लेस करना, ठीक है, तकनीक से लेस करना। आम जन को एआई का जो आपके आधारित है एआई से उनको साक्षर बनाना, एआई के बारे में हम लोगों को बताना। प्लस आपके क्या होता है, प्लस आपको जो तकनीकी जो कौशल है उसमें जो आपका आम लोगों में विकसित करना, इसका क्या है मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, लिटरेसी वाले का। आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, आई स्टार्ट जो आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका उद्देश्य क्या है सर, इसका उद्देश्य आपका डिजिटल लर्निंग तथा क्षमता संवर्धन को बढ़ावा देना। डिजिटल जो लर्निंग है तथा आप जो आपकी क्षमता संवर्धन है इसको बढ़ावा देना भी इसका क्या है मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा राजस्थान जो आपकी एवीजीसी एक्सआर पोर्टल है, राजस्थान सरकार के द्वारा एवीजीसी एक्सआर पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड आपके एक्सटेंडेड रियलिटी आपके के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना, ठीक है। तो ये पोर्टल आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान सरकार का जो एआई जो आपका राजस्थान एवीजीसी एक्सआर पोर्टल में किस को शामिल किया गया है, एवीजीसी जो एक्सआर पोर्टल है इसमें कौन शामिल है, तो इसमें शामिल है आपका देख तो आपका एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट है, गेमिंग है, कॉमिक्स है और एक्सटेंडेड रियलिटी, ठीक है। एक्सटेंडेड रियलिटी तो ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म, ए का एविएशन हो गया, बी का विजुअल इफेक्ट हो गया, जी का गेमिंग हो गया, सी का कॉमिक्स हो गया, एक्सआर का मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी, ठीक है। तो ध्यान रखना पूरा क्या है उसकी फुल फॉर्म, ठीक है। तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए का एनिमेशन हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा सर विजुअल इफेक्ट हो जाएगा, जी का गेमिंग हो जाएगा, सी का कॉमिक्स हो जाएगा और एक्सआर का एक्सटेंडेड रियलिटी, ये आपको ध्यान पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बाद में राजस्थान एआई पोर्टल लॉन्च किया गया, एक और पोर्टल लॉन्च किया जाता है, उसका नाम क्या है राजस्थान एआई पोर्टल। उद्देश्य क्या है सर इसका, एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पॉलिसी के प्रभाव को क्रियान्वयन करने हेतु राजस्थान एआई पोर्टल जो भी आपके नीति आई थी आपके राजस्थान एआईएमएल जो पॉलिसी 2026 थी उसको क्रियान्वयन करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाता है, राजस्थान एआईएमएल पोर्टल, ठीक है। तो राजस्थान एआई पोर्टल, तो ये जो आपके सारे निर्णय लिए जाते हैं, कब लिए जाते हैं सर, सारे निर्णय आपके 6 जनवरी को जो आपके कॉन्फ्रेंस होती है उसी में लिए जाते हैं। द इंफ्रा एंड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव 2026 कहाँ पर होता है, द इंफ्रा एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स जो कॉन्क्लेव 2026 होता है ये कहाँ पर होता है सर, ये आपके अलवर में होता है। कहाँ पर होता है सर, ये आपके अलवर भिवाड़ी अलवर में होता है, ठीक है। मुख्य अतिथि कौन थे, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव है। भूपेंद्र यादव के तत्वाधान में इसका आयोजन किया जाता है, जबकि ये क्या है, जबकि ये आपके पर्यावरण मंत्री है।
ये इंडस्ट्री से रिलेटेड जो आपके वही होते हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कार्यक्रम होते हैं उसका इसमें क्या किया जाता है, उसका इसमें किया जाता है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है सर, एनसीआर क्षेत्र निवेशक भिवाड़ी निमराना अलवर बेस्ट के बेल्ट के जो औद्योगिक जोन पर औद्योगिक विकास पर मंथन करना। ठीक है, तो ये आपके औद्योगिक विकास से रिलेटेड ही था पूरा। कौन सा था आपका, द इंफ्रा एंड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव 2026 कहाँ पर होता है, तो आपको याद रखना सिर्फ भिवाड़ी में होता है और भूपेंद्र यादव जी इसमें भाग लेते हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 है, इसका पहले चरण की जो लिस्ट जारी कर दी जाती है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 पहले चरण की जो लिस्ट जारी की जाती है, इसमें जो उपलब्धि क्या होती है, अभियान के प्रथम चरण में सीकर जिले ने पूरे टॉप पे, पूरे देश में क्या, पूरे आपके प्रदेश में क्या, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 है, इसके पहले चरण की लिस्ट जारी की जाती है। उसमें आपका सीकर जिला होता है, वो आपके पूर्ण जो आपके जो लक्ष्य दिया जाता है उसके 107% से भी 107% कार्य करके पूरे प्रदेश भर में पहले स्थान पर रहता है। कौन सा जिला, सीकर जिला पहले स्थान पर रहता है, सिर्फ आपको ये याद रखना है। ठीक है, लक्ष्य जो निर्धारित लक्ष्य था उसका भी इसने ज्यादा काम किया है, कितने % काम किया है, 107% कार्य किया है। ठीक है, इसका मतलब उसने क्या काम किया है, उसने 10 माह में 4820 गड्ढे बनाए। ठीक है, 4820 गड्ढे बनाए, पूरे जो आपके ढांचे बनाए, जो गड्ढे होते हैं जिसमें फार्म पॉन्ड्स भी आ गए और आपके टैंक्स भी आ गए। ठीक है, तो 4820 जो क्या बनाए, इसने गड्ढे बनाए 4820 जो आपके फार्म पॉन्ड्स और टैंक्स बनाए। ठीक है, तो प्रभाव क्या पड़ेगा, तो फार्म जो पॉन्ड बनाएंगे और टैंक्स बनाएंगे, इससे क्या होगा, भूमिगत जो आपकी फ्लोराइड की पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी तथा जो आपका भूमिगत जो जल स्तर है, भूमिगत जो आपका जल स्तर है उसमें क्या आएगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। ठीक है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला आता है जीजी विसा जो जोशी है वो भिलवाड़ा की है, जीजी विसा जो जोशी है भिलवाड़ा की है। ठीक है, तो इनने की 2 पुस्तकें क्या हुई, इनकी 2 पुस्तकें उन्हें लेखन के लिए 2 सम्मान मिले हैं। ठीक है, तो जीजी विसा जोशी जो आपके भिलवाड़ा की है, इनको लेखन के लिए 2 पुरस्कार मिले। कौन कौन से पुरस्कार मिले सर, वो पुरस्कार कौन कौन से वो देख लेते हैं हम। एक तो ये मिला है इनको देश रत्न अवार्ड मिला है, देश रत्न अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, एक तो इनको देश रत्न अवार्ड मिला है, दूसरा इनको इंडियन ग्लोरी अवार्ड मिला है। ठीक है, एक तो देश रत्न अवार्ड मिला है, वो दूसरा मिला है इनको इंडियन ग्लोरी अवार्ड। ठीक है, पुस्तक कौन सी है सर, तो सर इनकी पहली जो पुस्तक थी, वो पहली किताब के नाम है डोर टू फिफ्थ डायमेंशन, डोर टू द फिफ्थ डायमेंशन। ठीक है, डोर टू क्या नाम सर, डोर टू द फिफ्थ डायमेंशन इस पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के लिए ये क्या है, इन पुस्तक के लिए इनको 2 अवार्ड मिलते हैं। कौन कौन से, देश रत्न अवार्ड और इंडियन ग्लोरी अवार्ड। तो जीजी विसा जोशी जो भिलवाड़ा की है, ये क्या है, ये आपके मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो आपका जो एक तरह से ब्रेन कैंसर होता है, ब्रेन जो आपके ट्रॉमा होता है उससे लाइलाज बीमारी है, ये इसमें क्या होता है, और ये व्हीलचेयर लाइलाज जो बीमारी है आपकी, कौन सी आपकी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर जो डिस्ट्रोफी है, इसमें जो हड्डियां क्या होती है, मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती है, बिल्कुल पास आ जाती है। तो ये अभी व्हील चेयर पर है और इन्होंने भी एक किताब लिखी है, इन्होंने किताब लिखी है डोर टू द फिफ्थ आपकी डायमेंशन किताब लिखी है। इसके लिए इनको 2 अवार्ड मिले जाते हैं। कौन कौन से, देश रत्न अवार्ड और डायमेंशन ग्लोरी अवार्ड। ठीक है, तो ये डायमेंशन आपके जो आपके मस्कुलर डायमेंशन जो आपके मस्कुलर जो डिस्ट्रोफी है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी डायमेंशन से क्या है, पीड़ित है, ध्यान रखना, और व्हील चेयर पर है। अगला जो आता है आपके राजीविका और आपके किसके मध्य एमओयू होता है, तो एमओयू होता है आपके राजीविका और तिलोनिया, आपके जो एक्सेप्ट कॉलेज तिलोनिया के बीच क्या होता है, एमओयू होता है। समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर होते हैं 6 जनवरी को आपकी राजीविका और आपकी किसके मध्य, राजीविका और आपके एक्सेप्ट कॉलेज तिलोनिया के बीच एमओयू होता है। समझौते का उद्देश्य क्या है सर, राजीविका उद्देश्य आपके समझौता करके क्या उद्देश्य होना चाहिए उसका, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित कर उन्हें समुदाय स्तरीय सूर्य मरम्मत और अनुरक्षण टेक्नीशियन के रूप, मतलब जो आपके सोलर दीदी होती है, सोलर दीदी को बेसिकली क्या दिया जाएगा, सोलर जो दीदी होती है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो कौन सी कॉलेज है सर, एक्सेप्ट कॉलेज तिलोनिया, इनके बीच में क्या हुआ, एमओयू होता है। अब देखते हैं कि सोलर जो आपकी दीदी योजना है, सोलर दीदी योजना कब है, कौन सी है, तो सोलर दीदी योजना इसकी शुरुआत होती है 25 मार्च 2025 से। 25 मार्च 2025 से सोलर दीदी योजना की शुरुआत होती है। योजना के तहत राज्य के स्वयं सहायता समूह की 25,000 जो महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान सरकार की जो 25,000 जो आपकी स्वयं सहायता समूह की सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो
महिला है उनको किसके रूप में विकसित किया जाएगा, उनको आपके सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। कितनी महिलाओं को, टारगेट याद रखना 25,000 महिलाओं को, ठीक है। तो सोलर दीदी योजना की शुरुआत कब होती है सर? सर सोलर दीदी योजना की शुरुआत होती है आपके 25 मार्च 2025 को, ठीक है। राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मंडल जो आपके BUVM का राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, कहाँ पर होता है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो भारतीय उद्योग समूह का जो व्यापार मंडल है इसका सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन होता है आपके 10 से 11 जनवरी को होता है। कहाँ पर होता है सर? ये होता है 10 से 11 जनवरी को आपके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में, और 10 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में आयोजित होता है। दूसरा होता है आपके होटल ओम टावर जयपुर में भी 11 तारीख को इसका आयोजन होगा, ठीक है। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 400 व्यापारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। व्यापार से रिलेटेड है तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मुद्दे क्या है इसमें, वोकल फॉर लोकल है, GST, ई कॉमर्स आएंगे, और विशिष्ट अतिथि है इसमें सुनील सिंह की है जो अध्यक्ष है आपके राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड के। तो इतना याद रख लेना आपकी कि राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है सर? राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है आपके सुनील सिंह जी है, ठीक है। तो राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है आपके सुनील सिंह जी साहब। ये आपके लिए प्रश्न है, इस प्रश्न का आप कमेंट में कीजिए, कमेंट में इस प्रश्न को बताइए, ठीक है, इसका आंसर बताइए। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।